मेरा नाम लुइसा है और मैं 73 साल की हो चुकी हूँ। मैं अकेली उस अपार्टमेंट में रहती हूँ जहाँ मैंने अपने एकमात्र बेटे कार्लोस को पाला था। जब से मैंने अपने पति को खोया है, यह जगह अधिक शांत हो गई है, लेकिन वास्तव में यह मेरी अपनी बन गई है। हर जगह समर्पण के साथ निर्मित एक अस्तित्व की यादें हैं, थके हाथों के साथ और मेरे पूरे अस्तित्व के साथ जो दूसरों को समर्पित है। मैं जल्दी उठती हूँ, बिना जल्दबाजी के घरेलू काम करती हूँ, पौधों की देखभाल करती हूँ, आंगन में झाड़ू लगाती हूँ, सूखे कपड़े तह करती हूँ, बिना किसी जल्दबाजी के। मेरे दिन अब प्रतिबद्धताओं से भरे नहीं हैं, लेकिन वे खाली भी नहीं लगते। वर्षों से विकसित आदतें मुझे साथ देती है। हर महीने जब मुझे पेंशन मिलती है, कार्लोस हमेशा एक ही बहाने के साथ आता है। वह मुझे बिलों के साथ मदद करना चाहता है। कहता है कि मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए, वह सब कुछ हल कर देगा। वह मेरा कार्ड मांगता है, लेनदेन करता है, पैसे निकालता है और फिर मुझे केवल 2 100 के नोट देता है। बाकी उसके अनुसार किराया चुकाने, खाना खरीदने, लुकास, उसके बेटे के स्कूल के खर्चों को पूरा करने के लिए आवश्यक है। वह दावा करता है कि उसे अभी भी एक स्थायी नौकरी नहीं मिल रही है, केवल अस्थायी काम मिलते हैं। कभी कभी उसे वेटर या सहायक के रूप में काम करना पड़ता है। मैं उससे बहस नहीं करती, बस सुनती हूँ, सिर हिलाकर सहमति देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। इन 200 के साथ मैं महीना बिता सकती हूँ। मैं केवल जरूरी चीजें खरीदती हूँ, चावल, बीन्स, पिछले दिन की रोटी, फल जब वे सेल पर हों। मैं अपने आप को विलासिता की अनुमति नहीं देती, शिकायत नहीं करती। मैंने कम में जीना सीख लिया है। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब मैं बचत के लिए दोपहर के नाश्ते को छोड़ देती हूँ। कुछ रातें ऐसी होती है जब मैं खर्च कम करने के लिए हीटर जल्दी बंद कर देती हूँ, लेकिन मैं कभी उसे यह नहीं बताती। मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती। उसकी अपनी समस्याएं हैं। मैं सोचती थी, मुझे याद है कि जब भी मैं कहती थी कि मैं ठीक हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, वह मुझे राहत और सुरक्षा के मिश्रण के साथ देखता था। जैसे कि वह जानता था कि जो भी हो, उसकी माँ हमेशा वहाँ रहेगी। मैंने कभी उसे कुछ भी मना नहीं किया। बचपन से ही मैंने उसकी रक्षा की। मैंने जो कुछ भी था उससे उसकी देखभाल की। वह मेरी दुनिया था। मुझमें ऐसा कुछ नहीं था जो उसका न हो। जब मैं विधवा हुई, कार्लोस पहले से ही वयस्क था। मैं उसे देखती थी और सोचती थी कि कम से कम मेरे पास एक बेटा है जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह कभी भी इस घर में ऐसे व्यक्ति के रूप में नहीं लौटा जो सहारा देने आता है। वह ऐसे लौटता था जैसे कोई शरण ढूंढता है, जैसे कोई बिना बदले में कुछ दिए मांगता है। वह दिन जिसने सब कुछ बदल दिया एक साधारण दिन था। पतझड़ का एक ताजा शनिवार, बादल छाए आसमान के साथ। मैं रोटी और कुछ फल खरीदने के लिए बाहर गई। सड़क पर मुझे मरीना मिली, मेरे पोते की माँ। महीनों से मैंने उसे नहीं देखा था। हम विनम्रता से अभिवादन करते हैं, जैसे दो लोग जो एक ऐसी कहानी साझा करते हैं जिसे वे अब नाम नहीं दे सकते। मैंने देखा कि वह पहले से पतली थी, लेकिन दुखी नहीं थी। मैंने लुकास के बारे में पूछा और उसने कहा कि वह ठीक था, बहुत बड़ा हो रहा था। मुझे आश्चर्य हुआ कि उसने कार्लोस का उल्लेख नहीं किया। मैंने पूछा कि क्या वे अपने रिश्ते पर काम कर रहे थे, क्या वे अक्सर एक दूसरे को देखते थे। उसने महत्वपूर्ण दस्तावेज, बैंक की किताबें, व्यक्तिगत फाइलें और वसीयत को सुरक्षित जगह पर रखा, डर से नहीं बल्कि सावधानी से। अब उसकी उपस्थिति में विश्वास नहीं था। उसने उसे बेटे के रूप में देखना छोड़ दिया था और उसे ऐसे व्यक्ति के रूप में देखने लगी थी जो केवल जरूरत के लिए आता था, प्यार के लिए नहीं। एक शनिवार नोएलिया जुलियन को लेने आई। मैंने बताया कि मातेओ घर पर था। उसने आश्चर्य व्यक्त किया, पूछते हुए कि क्या मैं उसे रहने की अनुमति देने का इरादा रखती थी। मैंने जवाब दिया कि मैंने अभी तक फैसला नहीं किया था, लेकिन मैं सतर्क थी। उसने मुझे चुपचाप देखा। उसने मुझे सावधान रहने की सलाह दी, फिर से खुद को हेरफेर न करने देने की। मैंने धन्यवाद दिया। मुझे लगा कि मुझे स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता के बिना समझा गया है। एक बार मातेओ ने मेज पर वसीयत पाई।
मैंने न तो इसे छिपाया और नहीं खोला। उसने चुपचाप दस्तावेज की जांच की। फिर उसने पूछा कि क्या वह निर्णय अंतिम था। मैंने पुष्टि की कि हाँ, मैं अब अंधे विश्वास का खर्च नहीं उठा सकती थी, कि अगर किसी दिन वह मेरा विश्वास फिर से जीत लेता तो हम बात कर सकते थे, लेकिन अभी के लिए सब कुछ स्पष्ट रखना बेहतर था। वह क्रुद्ध हो गया। उसने कहा कि मैं उसे दंडित कर रही थी, कि कोई भी पूर्ण नहीं है, कि उसने जो संभव था किया था और यह उसकी गलती नहीं थी अगर उसकी योजनाएं विफल हो गईं। मैंने केवल उसे देखा। मैंने बहस से बचा। शब्द अब काम नहीं आ रहे थे। समय ने सब कुछ उजागर कर दिया था। 1 महीने बाद वह चला गया। उसने कहा कि वह किसी दूसरे शहर में काम की तलाश करेगा, कि ऐसी जगह पर रहने का कोई मतलब नहीं था जहां कोई उसका समर्थन नहीं करता था। उसने न तो फोन नंबर छोड़ा और नहीं पता, वह बस चला गया। तब से मुझे उसके बारे में कोई खबर नहीं मिली है। मातेओ के दूसरे प्रस्थान के बाद मुझे छोड़ा हुआ महसूस नहीं हुआ। मैंने न तो पहली बार के खुले घाव का अनुभव किया और न ही अंतिम झूठ के भ्रम का। इस बार अलग था। ऐसा था जैसे एक दरवाजा धीरे से बंद हो गया हो, लेकिन लौटने की कोई संभावना न हो। यह दर्द नहीं करता था, बस भारी लगता था, जैसे नदी के तल पर एक पत्थर जो अब नहीं हिलता, लेकिन वहीं रहता है। मैंने पाया कि त्याग हमेशा चिल्लाहट या दरवाजे पटकने के साथ नहीं आता। कभी कभी यह छोटी छोटी अनुपस्थितियों, न कहे गए शब्दों, टालने वाली नजरों, ऐसे हाथों के संचय है जो अब आपके कंधे को नहीं छूते। दिन बीते उसके बारे में कोई खबर नहीं, न फोन, न पत्र, न छोटे संदेश, कुछ नहीं। मुझे नहीं पता था कि वह किस शहर में था, किसके साथ रहता था, क्या काम करता था या अभी भी नौकरी की तलाश कर रहा था, लेकिन इससे मुझे परेशानी नहीं थी। उदासीनता के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरे अंदर कुछ अलग हो गया था। मैंने इतने वर्षों तक तनमन से उसकी देखभाल की थी कि अब उसे जाने देने पर मुझे अत्यधिक राहत महसूस हुई। उसकी अनुपस्थिति ने जो शांति लाई, वह मुझे आश्चर्यचकित कर गई। मुझे अब उसका औचित्य बताने, उसे समझाने या उससे कुछ उम्मीद करने की जरूरत नहीं थी। वह अब न तो मेरी छत के नीचे था, न मेरी जिम्मेदारी के तहत, और न ही मेरे जीवन के केंद्र में। मेरी ऊर्जा अब पूरी तरह से जूलियन पर केंद्रित थी। हर शनिवार वह अधिक उत्साहित होकर आता था। वह अपनी नोटबुक, चित्र और कार्य लाता था। वह मुझसे कहानियां सुनाने, बटन सिलना सिखाने, अपने दादा के बारे में बताने के लिए कहता था। कभी कभी वह बस मेरे बगल में बैठ जाता और मुझे बुनाई करते हुए देखता रहता था। हमें हर समय बात करने की जरूरत नहीं थी। हमारी संगति शांत थी। हम लंबे मौन साझा करते थे जो भारी नहीं लगते थे। मैं सेब के पाई बनाती थी और वह उन्हें हाथों से खाता था। वह कहता था कि मेरे पाई सुपरमार्केट के पाई से बेहतर थे। मैं जवाब देती थी कि रहस्य असली मक्खन के उपयोग में था, न कि उन अजीब सामग्रियों में जो आजकल उपयोग करते हैं। वह हंसता, मेरे गाल पर चुंबन करता और खाता रहता। उसे बढ़ते देखना मेरा सांत्वना था। उसमें मुझे एक दूसरा मौका मिला। मातेओ के साथ मैंने जो किया उसे सुधारने के लिए नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैंने गलत काम किया था, लेकिन कुछ नया करने के लिए, अधिक शांत, अधिक जागरूक। जूलियन मुझे सम्मान से देखता था, मुझे स्वाभाविक कोमलता से व्यवहार करता था, मेरी देखभाल करता था बिना मेरे मांगे। जब वह मुझे कुर्सी पर सोते देखता तो मेरे पैरों को ढक देता था। वह मुझे ऊंची वस्तुएं पहुंचाने में मदद करता था। वह मुझे दवाइयां लेने की याद दिलाता था। वह एक बच्चा था, लेकिन दयालु वयस्क की आत्मा के साथ। उसके छोटे छोटे इशारों में मुझे एक आशा मिली जो मैं पहले ही खो चुकी थी। नोएलिया के साथ हमारा रिश्ता सरल और व्यावहारिक था। हम दोस्त नहीं थे, लेकिन हम एक मौन गठबंधन साझा करते थे। हम दोनों जानते थे कि मातेओ असफल हो गया था। किसी को भी इसे शब्दों में व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं थी। वह बहुत काम करती थी, यह सुनिश्चित करने के लिए जादू कर रही थी कि उसके बेटे को कुछ भी कमी न हो। मैं जितना संभव हो सके उस बोझ को कम करने की कोशिश करती थी। मैं स्पष्ट रूप से मदद की पेशकश नहीं करती थी, बस कार्य करती थी। मैं स्कूल की सामग्री, घर के सामान खरीदती थी,
जब आवश्यक होता था तो उसे कुछ पैसे देती थी। मैं धन्यवाद की अपेक्षा नहीं करती थी। मुझे लगता था कि यह सही काम था। सर्दियां अधिक शांति से बीत रही थीं। मेरा शरीर अपनी उम्र की ओर इशारा करने लगा था। हड्डियों में अधिक दर्द होता था। त्वचा अधिक पतली हो गई थी। ठंड दरारों से प्रवेश करती थी, लेकिन मैं शिकायत नहीं करती थी। मैं सक्रिय रहने के लिए जो संभव था करती थी। मैं घर के अंदर चलती थी, हल्के व्यायाम करती थी, गर्म काढ़े पीती थी। मोनिका, मेरी फैमिली डॉक्टर, मुझे हर महीने देखने आती थी। वह कहती थी कि मैं मजबूत थी, मेरा ब्लड प्रेशर अच्छा था, मेरे टेस्ट मेरी उम्र के किसी व्यक्ति के लिए काफी अच्छे थे। वह सलाह देती थी कि मैं लोगों से मिलना न छोड़ूं, अपने दिमाग को व्यस्त रखूं। मैं उसे जूलियन के बारे में बताती थी और वह मुस्कुराती थी। वह कहती थी कि वह बच्चा एक दवा था। एक दिन मुझे क्लारा मिली, एक पुरानी युवा दोस्त। हम फार्मेसी में एक ही उत्पाद, सूखी त्वचा के लिए क्रीम खरीदते हुए मिले। उसने मुझे उत्साह से गले लगाया। उसने बताया कि वह अपनी बेटी के साथ रह रही थी, कि वह केंद्र में किराया नहीं चुका पाने के कारण बाहरी इलाके में चली गई थी। उसने कहा कि उसका दामाद दयालु था, लेकिन कभी-कभी उसे लगता था कि वह परेशान कर रही थी, कि वह कई घंटे अकेली बिताती थी। उसके पास अपनी चीजें रखने के लिए जगह नहीं थी। वह अब घर पर महसूस नहीं करती थी। मैंने बिना रुके सुना। उसे ऐसा देखकर दर्द होता था क्योंकि वह एक मजबूत, स्वतंत्र, मजबूत व्यक्तित्व वाली महिला रही थी। अब वह एक उधार के कोने तक सीमित लग रही थी। मैंने मातेओ के बारे में सोचा। मैंने सोचा कि वह मेरे साथ क्या करना चाहता था और मुझे पता था, कभी से अधिक निश्चितता के साथ, कि मैंने अच्छा किया। एक शरद की रात, मैं अपने दस्तावेजों की समीक्षा करने के लिए बैठी। मैंने वह बक्सा खोला जहां मैं वसीयत, बचत और कागजात रखती थी। सब कुछ अभी भी व्यवस्थित था। मैंने फिर से पढ़ा जो मैंने लिखा था। कुछ भी बदलने के लिए नहीं था। अपार्टमेंट जूलियन के लिए होगा, थोड़ी बचत भी, एक हिस्सा उसकी पढ़ाई के लिए, दूसरा जब वह 18 साल का हो जाए। मैंने एक वकील से बात की थी। कोई कानूनी अंतराल नहीं था। मातेओ किसी भी चीज को छू नहीं सकता था, यहाँ तक कि कोशिश भी नहीं कर सकता था। मैंने सावधानी से बक्से को बंद किया, इसे फिर से छिपा दिया जहां कोई इसे नहीं खोज सकता था। मैं सुरक्षित महसूस करती थी, संपत्ति रखने के कारण नहीं, बल्कि इसके भाग्य का उचित निर्णय लेने के कारण। सर्दियों ने ठंड के दिनों की तुलना में अधिक धूसर दिन लाए। मुझे बादल वाली दोपहरें पसंद थीं। मैं हल्का संगीत लगाती थी, मोमबत्ती जलाती थी, खुद को एक कंबल में लपेट लेती थी और पढ़ती थी। मुझे उन महिलाओं की कहानियां पढ़ना पसंद था जिन्होंने हार नहीं मानी, दादी जिन्होंने पोते पोतियों को पाला, माताओं ने बस कहा। धारा के विपरीत रहने वाली महिलाएं, वे नायक नहीं थीं, उनकी मूर्तियां नहीं थीं, लेकिन वे वास्तविक थीं। उन पन्नों में मैं खुद को पाती थी, पहचानती थी। एक दोपहर, जब मैं जूलियन को अपना नाम कढ़ाई करना सिखा रही थी, उसने मुझसे अपने पिता के बारे में पूछा। उसने कहा कि उसे उसके बारे में बहुत कम याद था, कि बहुत समय हो गया था जब से उसने उसे देखा था, कि कभी-कभी वह उसके बारे में सपने देखता था, लेकिन सपनों में वह हमेशा दूर होता था, पीठ की ओर। मैं कुछ सेकंड के लिए चुप रही। मुझे नहीं पता था कि बिना नुकसान पहुंचाए क्या कहूं। मैंने शांति से बात की। मैंने उससे कहा कि उसके पिता ने उससे प्यार किया था, लेकिन कभी-कभी लोग इतनी गलतियां करते हैं कि वे उससे दूर हो जाते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है। मैंने कहा कि महत्वपूर्ण यह था कि वह प्यार के साथ बड़ा हो रहा था, कि उसकी माँ और मैं थे, और कि उसे कभी भी गर्म प्लेट या उसे सुनने वाला कोई नहीं होगा। उसने मुझे देखा, सहमति दी और फिर से सुई पर ध्यान केंद्रित किया। उस रात मैं रोई, दुख से नहीं, मैं उसके लिए रोई, जो वह बिना समझे समझता था, उसकी जबरन परिपक्वता के लिए, जो उसे इतनी कम उम्र में सहना पड़ता था। लेकिन मैं कृतज्ञता से भी रोई क्योंकि मुझे उसे कुछ ऐसा देने का अवसर मिला था जो मूल्यवान था। एक स्थिर उपस्थिति, एक मौन मार्गदर्शन, एक अशर्त प्यार। मैंने कभी मातेओ का उल्लेख नहीं किया। अगर किसी ने उसका जिक्र किया, तो मैंने विषय बदल दिया। नाराजगी से नहीं, सुरक्षा के लिए। मैंने उसे जाने दिया था। गुस्से से नहीं,
दुखी होकर नहीं, बस स्पष्टता के साथ। मैंने सब कुछ दिया था। उसने दूसरा रास्ता चुना, मैंने अपना रास्ता चुना, और इस रास्ते पर हर दिन अधिक अर्थ था। दिन अधिक अनुमानित हो गए, और इस अनुमानितता में मुझे शांति जैसा कुछ मिला। यह एक रोमांचक जीवन नहीं था, यह एक चमकदार जीवन नहीं था, लेकिन यह मेरा था। मैं हर सुबह जल्दी उठती थी, जैसा कि हमेशा करती थी, भले ही अब कोई दायित्व न हो। शरीर धीमा हो रहा था, अधिक अनाड़ी, लेकिन मैंने इसे त्रासदी के रूप में नहीं देखा। यह चीजों का प्राकृतिक प्रवाह था। मैं पानी उबालने के लिए रखती थी, रोटी का एक टुकड़ा टोस्ट करती थी, थोड़ा मक्खन लगाती थी और खिड़की से देखते हुए नाश्ता करने के लिए बैठ जाती थी। घर शांत था, लेकिन अब खाली नहीं लगता था। मैं हवा की उस सरसराहट से, लकड़ी की चरमराहट से, रसोई में घड़ी की टिक-टिक से आदी हो गई थी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। मैंने महसूस किया कि जिस शोर ने मेरे दिनों को सबसे अधिक दूषित किया था वह बाहरी नहीं था, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में लगातार चिंता का था जो कभी अपनी देखभाल करना नहीं जानता था। मातेओ द्वारा छोड़ी गई रिक्तता एक और निराशा की प्रतीक्षा न करने की राहत से भर गई थी। सप्ताहांत अभी भी सबसे महत्वपूर्ण थे। जूलियन हर शनिवार आता था, कभी कभी अकेले, कभी कभी अपनी माँ के साथ। वह स्कूल का होमवर्क, कोई पत्र जो उसने लिखा था, एक चित्र, एक प्रश्न जो वह घर पर पूछने की हिम्मत नहीं करता था, लाता था। मैं उसे खुशी और उदासी के मिश्रण के साथ बड़ा होते देखती थी। उसमें वह मासूमियत थी जिसके बारे में हम जानते हैं कि यह ज्यादा नहीं टिकेगी, लेकिन जब तक थी, यह एक शरणस्थली बन गई थी। हमने छोटे छोटे अनुष्ठान बनाए थे। शनिवार की दोपहर को हम एक साथ सूप तैयार करते थे। वह बिना धार वाले चाकू से सब्जियां काटता था जबकि आग को नियंत्रित करती थी। फिर हम ताश खेलते थे या मैं जोर से पढ़ती थी जबकि वह एक पुरानी नोटबुक में चित्र बनाता था जो मुझे ड्रॉअर में से एक में मिली थी। ये विशेष गतिविधियां नहीं थीं, लेकिन वे अर्थ से भरी थीं। हर इशारे का महत्व था, हर मौन साझा किया गया था। मैंने उसके चित्रों को एक नीली फाइल में एक एक करके कोने में तारीख के साथ रखना शुरू कर दिया। मैं यह नॉस्टैल्जिया के लिए नहीं करती थी, बल्कि सम्मान के लिए, क्योंकि जो जूलियन मुझे देता था वह मनोरंजन नहीं था, वह वास्तविक साथ था। कभी कभी मैं सोचती थी कि क्या मैं कभी उसे सब कुछ बताऊंगी, क्या कभी उसके पिता के बारे में बताऊंगी जैसा वह वास्तव में था, बिना फिल्टर के। लेकिन अभी समय नहीं था। उसे निर्णय के बोझ के बिना बड़ा होने की जरूरत थी। अपने निष्कर्ष निकालने के लिए समय होगा। एक दिन नोएलिया ने मुझे फोन किया। वह जूलियन के एक महत्वपूर्ण परीक्षण के बारे में चिंतित थी। उसने पूछा कि क्या मैं उसकी ओवरटाइम करते समय उसे पढ़ने में मदद कर सकती हूँ। मैंने बिना हिचकिचाहट के सहमति दे दी। उसने हमेशा की तरह मुझे धन्यवाद दिया, लेकिन मैंने उसकी आवाज में कुछ देखा, एक थकान जो शारीरिक से परे थी। मैंने न केवल उस दिन, बल्कि हर दिन जब उसे जरूरत हो, जूलियन के साथ रहने की पेशकश की। उसने मुझे फिर से धन्यवाद दिया, इस बार एक ऐसी सांस के साथ जो राहत की लगती थी। इस प्रकार बुधवार के दौरे भी शुरू हुए। स्कूल के बाद जूलियन सीधे मेरे घर आता था। मैं उसके लिए कुछ गर्म तैयार करती थी। हम एक साथ खाते थे, होमवर्क करते थे और उसकी माँ उसे लगभग 7 बजे लेने आती थी। ये दिन सप्ताह को विभाजित करते थे और मुझे सक्रिय रहने का एक कारण देते थे। मैंने अपने दिनों को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करना शुरू किया, अधिक ध्यान से पढ़ना, ऐसे व्यायामों की तलाश करना जो उसे गणित में मदद करें, उसे याददाश्त के छोटे छोटे ट्रिक सिखाना ताकि वह लंबे पाठों को इतना मुश्किल न समझे। कभी कभी जब वह एक थकाऊ दिन के बाद सोफे पर सो जाता था, मैं उसे एक कंबल से ढक देती थी और चुपचाप उसे देखती रहती थी। मैं किसी विशेष बात के बारे में नहीं सोचती थी, बस उसे शांति से सांस लेते हुए देखती थी, यह जाने बिना कि उसके कंधों पर मेरी कहानी का उद्धार था, बोझ के रूप में नहीं, बल्कि एक संभावना के रूप में। मैं उसमें कुछ भी सुधारने की कोशिश नहीं कर रही थी, बस उसकी देखभाल कर रही थी जिसकी अभी भी देखभाल की जा सकती थी। मेरा स्वास्थ्य स्थिर बना हुआ था। परीक्षण सीमाओं के भीतर थे। मुझे कुछ दर्द थे, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं था। डॉक्टर ने कहा कि मैं मजबूत थी, कि इतनी व्यवस्थित दिनचर्या रखने से बहुत मदद मिलती थी।
उन्होंने मुझे चलने के लिए बाहर जाने की सलाह दी, भले ही यह प्रतिदिन केवल 20 मिनट ही हो। मैंने ऐसा करना शुरू किया। मैं घर से 4 ब्लॉक दूर स्थित पार्क में जाती थी। मैं एक ही बेंच पर बैठती थी। मैं हस्तक्षेप किए बिना जीवन को गुजरते हुए देखती थी। कभी कभी मैं एक किताब या नोटबुक ले जाती थी, कभी कभी मैं बस देखती थी। एक सुबह मुझे मेलबॉक्स में बिना प्रेषक का एक लिफाफा मिला। मैंने इसे शांति से खोला। यह मातेओ का एक पत्र था। लिखावट वही थी, लेकिन अधिक लापरवाह। उसने लिखा था कि वह ठीक था, उसे दूसरे शहर में काम मिल गया था, वह जल्द ही वापस आने की सोच रहा था। उसने लिखा कि वह मेरे प्रति कोई कड़वाहट नहीं रखता। वह जानता था कि मैंने वही किया जो मैंने सही समझा। वह मुझे फिर से देखना चाहता था। वह और कुछ नहीं कहता था। यह नहीं पूछता था कि मैं कैसी थी। वह जूलियन का उल्लेख नहीं करता था, माफी नहीं मांगता था, केवल कहता था कि वह जल्द ही आएगा। मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने उसे नहीं बुलाया, उसका इंतजार नहीं किया। मैंने पत्र को जूलियन के चित्रों के बीच नीली फाइल में रख दिया। नॉस्टैल्जिया के लिए नहीं, रिकॉर्ड रखने के लिए, क्योंकि इतिहास, चाहे हम न चाहें, हमेशा ढीले कागज छोड़ देता है। हफ्ते बीत गए, मातेओ नहीं आया। उसका पत्र उसके कई अन्य वादों की तरह विस्मृत हो गया, लेकिन मैं नहीं रुकी। मैं अपने दिनों के साथ, अपनी छोटी योजनाओं के साथ, अपने अनुष्ठानों के साथ जारी रही। मैंने बालकनी में अधिक फूल लगाना शुरू किया। मैंने सोफे के तकिए नए करवाए। मैंने डाइनिंग रूम के लिए एक नया लैंप खरीदा। ये बड़े बदलाव नहीं थे, लेकिन प्रत्येक जीवित रहने का एक तरीका दर्शाता था। एक दोपहर जूलियन ने पूछा कि क्या वह घर पर सो सकता है। उसकी माँ का अस्पताल में लंबा शिफ्ट था। मैंने उसका बिस्तर ठीक किया, साफ कपड़े लगाए। हमने कुछ ऐसा तैयार किया जो उसे पसंद था और हमने एक फिल्म देखी। वह अंत से पहले सो गया। मैंने उसे सावधानी से ढक दिया। मैं उसके बगल में बैठी, उसका हाथ पकड़ा और एक ऐसी कोमलता महसूस की जिसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। इसलिए नहीं कि मैं इसे नहीं जानती थी, बल्कि इसलिए कि मैं विश्वास नहीं करती थी कि इस उम्र में भी मैं इसे इतनी तीव्रता से महसूस कर सकती हूँ। अगली सुबह हमने टोस्ट, पनीर और जैम के साथ नाश्ता किया। उसने कहा कि वह भालू की तरह सोया था। मैंने जवाब दिया कि उसने एक की तरह खर्राटे लिए थे। वह उस शुद्ध हंसी के साथ हंसा जो मुझे सभी चीजों से ठीक कर देती थी। मैंने उसके जाने से पहले उसके बाल संवारे। उसने मुझे जोर से गले लगाया और गलियारे से भागते हुए निकल गया। मैं दरवाजे पर खड़ी होकर देखती रही कि वह कैसे दूर जा रहा है, और मैंने अपने अंदर कुछ ऐसा महसूस किया जो मैंने वर्षों से महसूस नहीं किया था। यह दुख नहीं था, यह आभार था। समय पर नहीं कहने के लिए आभार। इस घर की रक्षा करने के लिए आभार। उन कागजों पर हस्ताक्षर न करने के लिए आभार। प्यार को अंधा न होने देने के लिए आभार। क्योंकि कभी कभी सच्चा प्यार सब कुछ देना नहीं है, यह जानना है कि कब देना बंद करना है। दिन मुझे पहले से कहीं अधिक मूल्यवान लगने लगे। अब यह समय बिताने का सवाल नहीं था, बल्कि उसमें रहने का था। मैंने महसूस किया कि हर अच्छी तरह से जिया गया घंटा, भले ही पूर्ण शांति में, एक जीत थी। मैंने चीजों को अधिक शांति से देखना सीखा, किसी भी चीज में जल्दबाजी नहीं करना। यहाँ तक कि कपड़े सुखाने या सोफे पर कंबल मोड़ने जैसे सरल कार्य भी एक प्रकार का समारोह बन गए थे। मैं आभारी थी कि मेरे पास ऐसे हाथ थे जो अभी भी कर सकते थे, पैर जो अभी भी जवाब देते थे, दृष्टि जो अभी भी किताब में अक्षरों को पहचान सकती थी। मैं इसलिए भी आभारी थी क्योंकि सब कुछ के बावजूद मेरे पास हर दिन उठने का एक ठोस कारण था, जूलियन। हम दोनों के बीच एक नोटबुक रखने लगे। हमने इसे अपनी विचारों की नोटबुक कहा। इसमें हम कहानियाँ, वाक्य, छोटी यादें लिखते थे। एक दिन मैंने पूछा कि दुनिया में उसकी पसंदीदा जगह कौन सी है। उसने लिखा कि यह मेरा घर था। उसने कहा कि वहाँ सब कुछ अच्छे खाने की गंध आती थी। जब वह सोचना चाहता था तो हमेशा शांति होती थी। मेरे हाथ कोमल थे और मेरी आंखें जानती थीं कि वह कब दुखी था, भले ही उसने ऐसा न कहा हो। मैंने उस पृष्ठ को एक ताबीज के रूप में रखा। कई वर्षों में किसी ने मुझसे इतना सच नहीं कहा था। वह मुझे भ्रमित होकर देखी,
जैसे वह नहीं समझ रही थी कि मैं किस बारे में बात कर रही थी। और फिर उसने मुझे बताया, वे 6 महीने से तलाकशुदा थे। कार्लोस अब न तो उसके साथ रहता था और न ही बच्चे के साथ। उसकी एक और साथी थी, एक युवा महिला जिसके साथ वह कुछ समय से था। उसने मुझे बिना किसी नाराजगी के बताया। उसने कहा कि छिपाने का कोई मतलब नहीं था। यह बेहतर था कि मैं दूसरों से नहीं बल्कि उससे जानूं। उसे अफसोस था, लेकिन कार्लोस ने उससे भी कई बार झूठ बोला था। मैं स्थिर खड़ी रही। मुझे लगा जैसे दुनिया मेरे पैरों के नीचे ढह रही थी। मैंने धन्यवाद दिया और विदा ली। मुझे याद नहीं कि मैं घर कैसे लौटी। मुझे सिर्फ पता है कि मैं पहुंची, दरवाजा बंद किया, रसोई में बैठी और सूरज डूबने तक बिना हिले डुले वहीं बैठी रही। उस रात मैं नहीं सोई। मैंने पिछले 6 महीनों की हर बातचीत का विश्लेषण किया, हर शब्द जो उसने मुझसे कहा था, हर झूठ जो चिंता के रूप में छिपा था। सबसे ज्यादा दर्द पैसे के साथ धोखाधड़ी का नहीं था, बल्कि विश्वास का धोखा था। यह जानना दर्दनाक था कि वह अपने बेटे के नाम का उपयोग बहाने के रूप में करता था, कि जबकि मैं अपने पोते को खिलाने में उसकी मदद करने का विश्वास करती थी, वह दूसरी महिला के साथ दूसरी जिंदगी का वित्त पोषण कर रहा था। यह जानना दर्दनाक था कि हर यूरो जो मैं सर्वोत्तम इरादों के साथ देती थी वह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए था जिसे मैं जानती भी नहीं थी, यहाँ तक कि लुकास के लिए भी नहीं। अगले दिन कार्लोस हर महीने की तरह घर आया। उसके हाथ में एक फाइल थी। उसने मुझे अपनी उस मुस्कान के साथ अभिवादन किया। अभ्यास की हुई, खाली। उसने कहा कि एक उत्कृष्ट अवसर था, मेरे अपार्टमेंट में एक रुचि रखने वाला खरीदार, कि हम इसे अच्छी कीमत पर बेच सकते हैं, कि इस पैसे से मैं एक आरामदायक वृद्धाश्रम में जा सकती हूं जहां मुझे किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, कि वह हर सप्ताहांत मुझसे मिलने आएगा, कि डॉक्टरों और साथ के साथ मेरी बेहतर देखभाल की जाएगी। वह मुझसे एक बनावटी मिठास के साथ बात कर रहा था जिससे मेरा पेट उलट रहा था। मैंने चुपचाप सुना। मैंने कहा कि मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही थी, मुझे बुखार था, मैं स्पष्ट रूप से सोच नहीं पा रही थी। वह 2 दिनों में वापस आए। उसने मुझे निराश होकर देखा, लेकिन सहमति दे दी। उसने मेरे माथे पर चुंबन किया और चला गया, फाइल ले गया। उस दोपहर एंटोनिया, मेरी पड़ोसन, आई। उसने अफवाहें सुनी थीं। उसका बेटा कार्लोस के दोस्तों में से एक के साथ काम करता था। उसने मुझे बताया कि उस दोस्त ने कहा था कि कार्लोस की नई गर्लफ्रेंड एक नई कार चाहती थी। वह इसे खरीदने के लिए निराश था। उसने उसे वादा किया था। वह पैसा पाने का तरीका खोज रहा था। वह अपार्टमेंट की बिक्री का उपयोग इसके लिए करने की योजना बना रहा था। उसने मुझे सावधानी से बताया, जैसे कोई पहले से खुले घाव को सौंप रहा हो। मुझे नहीं पता कि एंटोनिया के जाने के बाद मैं कितनी देर बैठी रही। केतली अभी भी बुझे हुए स्टोव पर थी। घड़ी में 5 बजे थे, लेकिन बाहर पहले ही रात हो चुकी थी। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से धोखा महसूस हो रहा था जिसे मैंने सब कुछ दिया था। वह सिर्फ मेरी पेंशन का पैसा नहीं चुरा रहा था, वह मुझे मेरे घर से, मेरे बचे हुए एकमात्र स्थान से बाहर निकालना चाहता था, ताकि एक ऐसी महिला को कार का उपहार दे सके जो मेरे पोते को भी नहीं जानती थी। उस रात मैंने लिखा, एक पत्र नहीं, एक शिकायत नहीं, मैंने एक वसीयत लिखी। अगली सुबह मैं नोटरी के कार्यालय गई और सब कुछ स्पष्ट करने को कहा। अपार्टमेंट लुकास के लिए होगा, मेरे पोते के लिए। कार्लोस के लिए कुछ नहीं, उस महिला के लिए कुछ नहीं, उसके लिए कुछ नहीं जो प्यार का इस्तेमाल मुद्रा के रूप में करता है। 2 दिन बाद, जैसा हमने तय किया था, कार्लोस पहले से भी अधिक उत्साहित होकर लौटा। उसने कहा कि हस्ताक्षर करने के लिए सब कुछ तैयार था। मैंने चाय की पेशकश की। मैंने उसे शांति से देखा। मैंने बताया कि मैंने अपना इरादा बदल लिया है, कि मैं बेचूंगी नहीं, कि मैंने सब कुछ व्यवस्थित कर लिया है, कि अपार्टमेंट लुकास का होगा। उसका चेहरा बदल गया। वह चिल्लाया। उसने मुझे स्वार्थी होने का आरोप लगाया। उसने कहा कि मैं प्यार को नहीं समझती, कि अगर वह उस महिला के लिए कार नहीं खरीदेगा तो वह उसे छोड़ देगी, कि यह उसके लिए खुश होने का एकमात्र मौका था। मैंने बिना हिले, बिना पलक झपकाए सुना। वह बात खत्म करके दरवाजा बंद करके चला गया। मैं रसोई में अभी भी गर्म चाय के कप के साथ बैठी रही। 6 महीने बीत गए।
उसका महान प्यार उसे छोड़ गया। वह अपनी पूर्व पत्नी के पास नहीं लौटा। उसने नियमित रूप से अपने बेटे को नहीं देखा। मैंने उसे अपनी पेंशन का पैसा देना बंद कर दिया। मैंने इसका उपयोग लुकास की मदद के लिए किया। उसके लिए किताबें, कपड़े, नए जूते खरीदने के लिए। वह हर सप्ताहांत मुझसे मिलने आता था। हम ताश खेलते थे, पुरानी फिल्में देखते थे। वह मुझे बरामदे के गमलों में जड़ी बूटियां लगाने में मदद करता था। कार्लोस विदेश चला गया। उसने कहा कि उसे शुरू से शुरुआत करने की जरूरत थी। उसने मुझे फ़ोन नहीं किया, नहीं लिखा। मुझे जानकारों से पता चला कि वह एक रेस्तरां में काम करता था। कुछ लोग कहते थे कि वह सबके लिए मुझे दोषी ठहराता था, कि वह कहता था कि मैंने उसका जीवन बर्बाद कर दिया था, कि अगर उसने अपना प्यार खो दिया था तो यह मेरी गलती थी। लेकिन मैंने उसका जीवन बर्बाद नहीं किया। मैंने बस उसे सहारा देना बंद कर दिया। कार्लोस के विदेश जाने के बाद घर में फिर से शांति छा गई। एक अलग तरह की शांति उससे जो मैंने विधवा होने पर महसूस की थी। उस समय मेरे पति की अनुपस्थिति दर्दनाक थी, लेकिन प्राकृतिक थी। यह एक अंतिम विदाई थी जो जीवन ने मुझ पर थोपी थी, न कि मेरे खिलाफ लिया गया एक फैसला। जो मैंने अब महसूस किया वह एक अलग तरह का त्याग था, अधिक ठंडा, अधिक गणित। अकेलापन उतना नहीं था जितना वह तरीका जिससे यह बनाया गया था। यह नियति की शांति नहीं थी। यह एक ऐसी शांति थी जिसे किसी ने छोड़ने का चुनाव किया था। मेरे दिन धीमे लेकिन स्थिर रहे। मैंने दिनचर्या को ऐसे पकड़ लिया जैसे यह एकमात्र संरचना थी जो मेरे पास बची थी। मैं 7 बजे उठती थी, चाय बनाती थी, आवश्यक सफाई करती थी, महीने के बिलों का प्रबंधन करती थी। कभी कभी मैं एक खाली नोटबुक के साथ बरामदे में बैठती थी। मैं लिखती थी जो मैं सोचती थी, जो मैं याद रखती थी, जो मैं भूलना नहीं चाहती थी। अन्य बार बस पौधों को देखना, उन्हें पानी देना, उन्हें दिन के गुजरने के साथ खुलते और बंद होते देखना पर्याप्त था। मैंने कार्लोस के फ़ोन की प्रतीक्षा नहीं करना सीख लिया। इसलिए नहीं कि मुझे परवाह नहीं थी, बल्कि इसलिए कि अब इसकी प्रतीक्षा करने का कोई मतलब नहीं था। लुकास हर शनिवार आता रहा। अपने 11 साल की उम्र में उसमें वह परिपक्वता थी जो उसके पिता ने कभी नहीं दिखाई थी। वह पूछता था कि मुझे किसी चीज की जरूरत है, मेरे लिए चित्र लाता था, मुझे मोबाइल फोन के साथ मदद करता था, मुझे अपनी विज्ञान कक्षाओं के बारे में बताता था। उसकी मुस्कान उसकी माँ, मरीना की थी, और उसकी आंखें मेरे स्वर्गीय पति की थीं। उसे देखने से मुझे ताकत मिलती थी, इसलिए नहीं कि वह क्या कहता था, बल्कि इसलिए कि वह क्या प्रतिनिधित्व करता था। एक बंधन जो अभी भी शुद्ध था, अभी भी संभव था। मैं कभी कभी मरीना को देखती थी। हम कभी ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन हमारे बीच एक मौन समझ थी। हम दोनों में से किसी को यह कहने की जरूरत नहीं थी कि कार्लोस ने हमें निराश किया था। हम दोनों जानते थे। वह अपने बेटे को गरिमा के साथ पालने का जिम्मा उठाती थी। मैं जो बचा था उसकी रक्षा करने का जिम्मा उठाती थी। यह अब सिर्फ मेरा घर नहीं था, यह उस लड़के की सुरक्षा भी थी और यह मुझे मजबूत रहने के लिए पर्याप्त था। एक दिन मैं डॉक्टर के पास गई क्योंकि मुझे चक्कर आ रहे थे। परीक्षण किए गए। डॉक्टर ने समझाया कि यह मेरी उम्र में सामान्य था। शरीर प्रभावित होता है। कोई गंभीर बात नहीं थी, लेकिन मुझे अपना अधिक ध्यान रखना चाहिए था। मैं पहले से बेहतर खाती थी। मैं अब भोजन पर बचत नहीं करती थी। मैं अच्छे फल, सप्ताह में एक बार मांस, ताजा दूध खरीदती थी। मैं जानती थी कि अगर मैं बीमार पड़ गई तो कोई और नहीं था। मुझे ठीक रहना था, भले ही सिर्फ लुकास के लिए, भले ही सिर्फ अपने लिए। एक दोपहर, जब मैं बरामदे में झाड़ू लगा रही थी, मुझे डाक में एक पत्र मिला। यह कार्लोस का था। कोई प्रेषक नहीं था, लेकिन मैंने तुरंत उसकी लिखावट पहचान ली। मैंने कांपते हाथों से इसे खोला। पत्र संक्षिप्त था। उसने कहा कि वह दूसरे देश में था, उसे काम मिल गया था, वह फिर से शुरुआत कर रहा था। उसने माफी नहीं मांगी, अतीत के बारे में बात नहीं की, बस कहा कि वह उम्मीद करता था कि एक दिन वह मुझसे मिलने आ सकेगा। उसने नहीं बताया कब, नहीं बताया कैसे, लुकास का उल्लेख नहीं किया, प्यार से हस्ताक्षर नहीं किए, सिर्फ अपने नाम से।
मैंने इसे सावधानी से मोड़ा और एक कार्डबोर्ड बॉक्स में रख दिया जहां वे चीजें रखती थी जिन्हें मैं रखना चाहती हूं या नहीं, मुझे पता नहीं। मुझे गुस्सा नहीं आया, मुझे अफसोस हुआ। कभी कभी नुकसान चिल्लाहट या मारपीट के साथ नहीं आता, वह उदासीनता के साथ आता है, उसकी कमजोरी के साथ जो आपके जीवन का हिस्सा था और फिर पीछे मुड़कर देखे बिना दूर जाने का फैसला किया। उन दिनों मरीना ने मुझसे लुकास के लिए मदद मांगी। उसने कहा कि स्कूल की फीस बढ़ गई थी, स्कूल का सामान बहुत महंगा था, वेतन मुश्किल से चल रहा था। मैंने हिचकिचाहट नहीं की। मैं बैंक गई। मैंने अपने खाते से एक बड़ी निकासी की। मैंने सब कुछ खरीदा जो आवश्यक था। नया बैकपैक, नोटबुक, जूते। जब मैंने उसे दिया तो लुकास ने मुझे कसकर गले लगाया। उसने धन्यवाद नहीं कहा। उसने मुझे अपनी उन आंखों से देखा और मैं जानती थी कि वह समझता है। पत्र की घटना के बाद मैंने कई महीनों तक कार्लोस के बारे में कुछ नहीं सुना। जीवन मुझे धीरे से आगे धकेल रहा था, बिना रुके। मौसम बदल गया, सर्दी आ गई, रातें लंबी हो गईं। मैंने फिर से बुनाई करना शुरू कर दिया, ढीले बटन सिलना, घर में छोटी छोटी मरम्मत करना, इसलिए नहीं कि वे आवश्यक थे, बल्कि हाथों को व्यस्त रखने के लिए। समय अलग तरह से भारी होता है जब जल्दी करने के लिए कोई नहीं है। एक सुबह अंतोनिया ने मुझे बताया कि कार्लोस देश वापस आ गया था। ऐसा लगता है कि उसके लिए चीजें अच्छी नहीं चल रही थीं। वह बिना काम के था, बिना साथी के। वह कहता था कि सब कुछ गलत हो गया था, कि दुनिया उसके खिलाफ थी, कि कोई उसे नहीं समझता था, कि यहाँ तक कि उसकी माँ भी उसके पत्रों का जवाब नहीं दे रही थी। अंतोनिया ने मुझे यह अफसोस के साथ बताया। मैंने सिर्फ सहमति दी। उसने पूछा कि क्या मैं उससे बात करने के बारे में सोच रही थी। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, लेकिन अंदर से मैं जानती थी। नहीं। कार्लोस 2 सप्ताह बाद मेरे घर आया। बिना किसी सूचना के उसने घंटी बजाई जैसे कुछ हुआ ही न हो। जब मैंने दरवाजा खोला, मैंने एक बिगड़े हुए आदमी को देखा, पतला, बिखरे बालों और मुड़े हुए कपड़ों के साथ। उसने मुझे ऐसे गले लगाया जैसे समय का अस्तित्वहीन हो। उसने कहा कि उसे कुछ दिनों के लिए रहने की जरूरत थी। मैंने उससे कहा कि वह हमेशा वाले कमरे में सो सकता है, कि घर उसका है, लेकिन मेरे अंदर कुछ अब वैसा नहीं था। उन दिनों के दौरान उसने ज्यादा बात नहीं की। वह खाता था, सोता था, बाहर जाता था, वापस आता था। उसने नहीं पूछा कि मैं कैसी थी। वह लुकास के बारे में बात नहीं करता था, वह सिर्फ अपने बारे में बात करता था, कि कैसे सब कुछ कठिन था, कि कैसे दुनिया अन्यायपूर्ण थी। वह मुझसे कहता था कि मैं नहीं समझती कि उसकी उम्र में फिर से शुरुआत करना क्या होता है, कि यह आसान नहीं था, कि सभी ने उसे अकेला छोड़ दिया था। एक दोपहर उसने मुझसे कहा कि शायद वह कुछ समय के लिए मेरे साथ रह सकता है, कि इस तरह वह मेरा साथ देगा, कि मेरा अकेले रहना कोई मतलब नहीं रखता। उसने ऐसा कहा जैसे कोई उदार प्रस्ताव दे रहा हो। मैंने जवाब नहीं दिया, लेकिन मैंने अपनी चीजें अधिक सावधानी से रखना शुरू कर दिया। कई बार मैं सोचती थी कि क्या जूलियानो को अपने पिता के बारे में सच्चाई का अंदाजा था। वह समझदार, भावुक और सतर्क था। वह अभिव्यक्त करने से अधिक समझता था। मैं देखती थी कि जब कोई वयस्क मार्कोस का उल्लेख करता था तो वह कैसे विषय बदल देता था, कैसे सवाल पूछने से बचता था। वह उसके बारे में बात नहीं करता था, लेकिन उसे पूरी तरह से नजरअंदाज भी नहीं करता था। ऐसा था जैसे उसने उसे एक मानसिक अलमारी में रख दिया हो, वहां पर रखा ताकि वह परेशान न करे। एक बच्चे को यह प्रयास करते देखकर मुझे दुख होता था, लेकिन साथ ही मैं उसकी इस अनुपस्थिति के बावजूद बढ़ते रहने की क्षमता की प्रशंसा करती थी। मौसम बेहतर होने लगा। शामें लंबी हो गईं। सूरज बिना जलाए गर्म करता था। इस अवधि में मैं अधिक बार बरामदे में बैठना शुरू कर दी। मैं अपने पैरों के लिए एक कंबल, नींबू के साथ एक गिलास पानी लेती थी और वहां बैठकर जीवन को गुजरते देखती थी। कभी कभी मैं पड़ोसियों का अभिवादन करती थी, कभी कभी बस जमीन पर चलती छायाओं को देखती थी। मैं पेड़ों के शीर्ष को हवा के साथ झूलते देखना पसंद करती थी। मुझे सड़क की आवाजें सुनना अच्छा लगता था, यह महसूस करना कि भले ही मैं अकेली थी, दुनिया रुकती नहीं थी।
एक दोपहर कार्ला चाय पीने आई। हमने लंबे समय से शांति से बात नहीं की थी। उसने मुझे बताया कि उसकी बेटी अपने पति के साथ समस्याओं का सामना कर रही थी और घर वापस आने के बारे में सोच रही थी। उसने मुझसे अपराध और समझौते के उस मिश्रण के साथ बात की जिसे मैं अच्छी तरह जानती हूँ। उसने मुझसे कहा कि वह नहीं जानती कि क्या वह सहन करेगी या सब कुछ छोड़ देगी। मैंने बिना राय दिए बस सुना। जब वह समाप्त हुई, उसने कहा कि वह मुझसे ईर्ष्या करती है कि मुझे सही समय पर कठिन निर्णय लेने का साहस था। मैंने जवाब दिया कि यह साहस नहीं था, यह आवश्यकता थी, क्योंकि अगर मैं सीमाएं नहीं बनाती तो मैं खुद को खो देती। 1 सप्ताह बाद मार्कोस आया। उसने फोन नहीं किया, सूचित नहीं किया, पहले नहीं लिखा। वह बस आया। शाम 6 बजे घंटी बजाई। जैसे महीने नहीं बीते थे, जैसे हमने इतना निश्चित अलगाव नहीं जिया था। दरवाजा खोलने पर मैंने उसे अलग पाया, पतला, थका हुआ, लेकिन उसी नज़र के साथ जो हमेशा रहती थी, वह जो समझाने से पहले स्वयं को सही ठहराने की कोशिश करती थी। उसने कहा कि वह बस गुजर रहा था, कि वह सिर्फ यह जानना चाहता था कि मैं कैसी थी। मैंने उसे अंदर आने के लिए आमंत्रित किया, चाय परोसी और हम रसोई में बैठ गए। उसने मुझसे अपने जीवन के बारे में सामान्य बातें कीं। उसने ज्यादा नहीं कहा। उसने मुझे बताया कि वह यात्रा कर रहा था, कि उसने कई जगहों पर काम किया, कि चीजें बेहतर थीं। उसने जूलियानो के बारे में नहीं पूछा, मेरे बारे में नहीं पूछा, वह बस चुप्पी भरने के लिए बात कर रहा था। मैं उसे ऐसे सुन रही थी जैसे कोई पीछे चल रहे रेडियो को सुनता है, हर शब्द पर ध्यान दिए बिना, कुछ भी याद रखने की इच्छा के बिना। 20 मिनट के बाद उसने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला। उसने मुझसे कहा कि उसने मेरे बारे में सोचा था, कि वह सुलह करना चाहता था, कि उसे निवेश की एक संभावना मिली थी, कि अगर मैं चाहती तो हम अपार्टमेंट को गारंटी के रूप में रख सकते थे, कि हम इसे बेचेंगे नहीं, बस ऋण प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग करेंगे, कि बाद में वह सब कुछ चुका देगा, कि मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसने ऐसे बात की जैसे वह मुझे एक उदार विकल्प दे रहा हो, जैसे मैं एक बिना याददाश्त की महिला थी। मैंने जवाब दिया कि अपार्टमेंट अब मेरा नहीं था, कि मैंने इसे जूलियानो के नाम पर छोड़ दिया था, कि सब कुछ व्यवस्थित था, हस्ताक्षरित, मुहरबंद, पंजीकृत, कि इसमें कुछ भी बदलने का कोई तरीका नहीं था, कि अगर वह कभी मेरे साथ एक रिश्ता रखना चाहता है, तो वह इस तरह के अनुरोध से शुरू नहीं हो सकता। उसने मुझे आश्चर्य और क्रोध के मिश्रण के साथ देखा। उसने और कुछ नहीं कहा। वह बिना अलविदा कहे उठा और चला गया। उसने फिर कभी घंटी नहीं बजाई। उस रात मैं वैसे सोई जैसे वर्षों से नहीं सोई थी, बिना उछल कूद के, बिना उथल पुथल के, अकेले होने के डर के बिना। जूलियानो अगले शनिवार आया। मैंने चावल और चिकन के साथ सूप तैयार किया, जैसा उसे पसंद था। आते ही उसने मुझे गले लगाया। उसने अपनी बड़ी आंखों से मुझे देखा और कहा कि मुझमें घर की खुशबू थी। मैंने उसकी मांग संवारी और उसे रसोई में आमंत्रित किया। खाने के बाद उसने अपनी नोटबुक निकाली और एक कहानी लिखी। उसने इसका शीर्षक रखा, मेरी दादी और जादुई घर। इसमें उसने कहा कि एक महिला थी जो एक ऐसे घर में रहती थी जो अपने प्रियजनों की रक्षा करता था, जहां दीवारें धीरे धीरे बोलती थी ताकि किसी को डर न लगे, जहां इस घर में हमेशा गर्म सूप होता था। मैं उसकी कहानी पढ़ती रही, गले में एक गांठ के साथ, न केवल इसलिए कि क्या कहा गया था, बल्कि उसके लिए भी जो नहीं कहा गया था। जूलियानो अपने आप को ठीक करने, अपने आप को फिर से बनाने, दुनिया को समझने के अपने तरीके खोज रहा था। और मैं, अपनी चुप्पी से, अपने आप को थोपे बिना, उसे निर्देशित किए बिना, बस मौजूद होकर, बस देखभाल करके, इस प्रक्रिया का हिस्सा बन रही थी। कभी कभी मैं भविष्य के बारे में सोचती थी, कि क्या होगा जब मैं यहाँ नहीं होंगी, कैसे जूलियानो आगे बढ़ेगा, कैसा वयस्क बनेगा। लेकिन मैं परेशान नहीं थी। मुझे पता था कि मैं उसे पैसे या संपत्ति से बेहतर कुछ दे रही थी। मैं उसे एक आधार, एक मॉडल, एक स्पष्ट प्यार दे रही थी, और यह, मेरे विचार में, काफी था। समय के साथ मेरी स्मृति में मार्कोस की उपस्थिति धीरे धीरे हल्की होती गई, जैसे एक तस्वीर जो अपना रंग खो रही हो, न कि इसलिए कि मैं उसे नकार रही थी,
बल्कि क्योंकि उसे हर विचार में लाना अब जरूरी नहीं था। मेरा शरीर बिना झटकों के अस्तित्व के अनुकूल होने लगा। दिल एक अलग ताल से धड़कता था। न कोई पीड़ा थी, न तनाव, बस शांति थी। एक ऐसी शांति जो भारी नहीं थी, बल्कि मुझे सहारा देती थी। मेरी दिनचर्या स्थापित हो चुकी थी। सुबह मेरे लिए थीं। मैं धीरे धीरे उठती, कैमोमाइल चाय बनाती, किसी किताब के कुछ पन्ने पढ़ती, न्यूनतम आवश्यक सफाई करती और फिर एक काली नोटबुक में लिखती जहां मैं बिखरे हुए विचार, यादें, नाम जिन्हें मैं भूलना नहीं चाहती थी, छोड़ती थी। मैं किसी के पढ़ने के लिए नहीं लिखती थी। मैं यह अपने आप को साथ देने के एक तरीके के रूप में करती थी, बिना शोर के एक बातचीत के रूप में। जूलियानो आना जारी रखता था। वह अब लंबा हो गया था। उसकी आवाज थोड़ी भारी थी, लेकिन उसकी नज़र वही थी। हर हफ्ते वह कुछ नया लाता था। स्कूल की कोई घटना, एक अलग चित्र, कोई शब्द जो उसने सीखा था और उसे अजीब लगता था। मैं ध्यान से सुनती थी। उसके कहे हर शब्द का महत्व था, सामग्री के लिए नहीं, बल्कि इसके प्रतिनिधित्व के लिए। एक बढ़ता हुआ जीवन, एक निरंतरता जो मुझे अपनी कहानी से लंबी किसी चीज का हिस्सा महसूस कराती थी। एक बार उसने मुझसे रोटी बनाना सिखाने को कहा। हमने साथ में गूंधा, कठिनाई के साथ, हंसते हुए जब आटा हवा में उड़ता था। रोटी कड़ी निकली, लेकिन उसने कहा कि यह उसने खाई सबसे अच्छी रोटी थी। मैंने इसे एक कपड़े के नैपकिन में रखा, सावधानी से लपेटा और वह इसे अपनी माँ के लिए ले गया। उसने मुझे जोर से गले लगाया। उसने मुझसे कहा कि वह और रेसिपी सीखना चाहता है, कि एक दिन वह मेरे लिए खाना पकाएगा। उस रात मैंने काली नोटबुक में लिखा कि मैं जूलियानो में वह देख रही थी जो मैं मार्कोस में समय पर नहीं देख पाई थी। मैं खुद को दोष नहीं देती थी, बस यह स्वीकार करती थी कि कभी कभी प्यार हमें अंधा बना देता है। बिना माप के देना भी एक गलती हो सकती है। बच्चों को यह विश्वास करके नहीं बड़ा होना चाहिए कि दुनिया हमेशा उन्हें सहारा देने के लिए है। जूलियानो को मैं सब कुछ नहीं दे रही थी, मैं उसे बनाना सिखा रही थी। नतालिया से हम अक्सर बात करते थे। कभी कभी वह रविवार को एक पल के लिए आती थी, मेरे साथ कॉफी पीती थी, मुझे अपने काम के बारे में बताती थी। मैं उसे थका हुआ देखती थी, लेकिन ईमानदार। एक महिला जिसने अकेले चलना सीख लिया था, कभी शिकायत नहीं करती थी, छोटी छोटी चीजों के लिए आभारी थी। उसकी मदद करना मुझे खुशी देता था। मैं अपने आप को उपयोगी महसूस करती थी, इस्तेमाल की हुई नहीं। यह अलग था। कोई मांग नहीं थी, कोई हेरफेर नहीं था, केवल सहयोग था। इन्हीं मुलाकातों में से एक में उसने मुझे बताया कि जूलियानो ने फिर से अपने पिता के बारे में पूछा था। उसने उससे कहा था कि वह नहीं समझता कि वह उससे मिलने क्यों नहीं आता, क्यों उसे फोन नहीं करता, उसके बारे में जानने की इच्छा क्यों नहीं रखता। यह कहना उसे दर्दनाक लगा। यह जानना और भी दर्दनाक था कि उसके पास कोई विश्वसनीय जवाब नहीं था। मैंने उससे कहा कि एक दिन जूलियानो अपने सवाल पूछेगा और अपने जवाब भी खोजेगा, कि उसे निर्णयों से बोझिल करने की जरूरत नहीं है, प्यार देना ही काफी है। उसने धीमी आवाज में मुझे धन्यवाद दिया। मार्कोस के बारे में महीनों तक कोई खबर नहीं आई। मैं उसके बारे में नहीं पूछती थी। कोई मुझे उसके बारे में खबर नहीं लाता था। मैं उसे नहीं खोजती थी। मैंने वास्तव में उसे जाने दिया था। अब मुझे दर्द नहीं होता था। अब मैं उसका इंतजार नहीं करती थी। मैं हर दिन ऐसे जीती थी जैसे वह वापस नहीं आएगा। और अगर किसी दिन वह वापस आता, तो उसके पास फिर से सब कुछ बिगाड़ने के लिए जगह नहीं होगी। मोहल्ले में कुछ दुकानें बंद होने लगीं। कोने पर स्थित बाजार ने अपने दरवाजे बंद कर दिए। कुछ पड़ोसी चले गए, कुछ की मृत्यु हो गई। इमारतों में अकेलापन अधिक दिखाई देता था, लेकिन मेरा घर जीवंत बना रहा, शोर से नहीं, बल्कि आराम से। मुझे कभी गर्म भोजन, एक चालू रेडियो, एक साफ कप की कमी नहीं हुई। मैंने कभी बुढ़ापे को मुझे मिटाने नहीं दिया। मेरे पास बड़ी योजनाएं नहीं थीं, लेकिन निरंतरता थी। एक दोपहर, जब हम जूलियानो के साथ दोपहर का भोजन कर रहे थे, मैंने उससे पूछा कि वह बड़ा होकर क्या बनना चाहता है। उसने मुझे गंभीरता से देखा। उसने मुझे बताया कि वह वास्तुकार बनना चाहता है। वह बूढ़े लोगों के लिए घर बनाना चाहता था,
बड़े बगीचों के साथ और बहुत सारे पेड़ों के साथ। उसने मुझे बताया कि उसके घर में मेरे लिए एक कमरा होगा, कि मैं बिना बताए जब चाहूं जा सकती थी। मैं हंसी। उससे कहा कि तब तक मैं एक बहुत बुरी दादी हो जाऊंगी। उसने मुझसे कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दादियां नहीं जातीं, वे पेड़ों के नीचे छाया में बदल जाती है। मैंने यह वाक्य अपनी काली नोटबुक में लिखा। यह सुंदर और सच था। मैं पहले से ही ऐसा महसूस करने लगी थी, एक सौम्य छाया की तरह, अदृश्य नहीं, बल्कि अधिक शांत, कम आवश्यक, अधिक बुद्धिमान, उन चीजों की तरह जो बिना ध्यान आकर्षित किए सहारा देने के लिए वहां होती है। एक दोपहर, जब मैं चाय पी रही थी, मुझे एक अनजान नंबर से फोन आया। यह मार्कोस था। उसने मुझे बताया कि वह बीमार है, अकेला महसूस कर रहा है, उसके पास जाने के लिए कोई नहीं है। मुझे जवाब देना नहीं आया। मुझे गुस्सा नहीं आया। मैंने दूरी महसूस की। उसने मुझे बताया कि वह शहर आने के बारे में सोच रहा है, कि क्या वह कुछ दिन रह सकता है। मैंने उसे जवाब दिया कि मैं अब पहले जैसा नहीं दे सकती। मेरे घर का अब एक अलग कार्य है। यह उनके लिए शरण नहीं है, जिन्होंने इसकी देखभाल करना नहीं जाना। उसने और कुछ कहे बिना फोन काट दिया। मैंने अपने आप को दोषी महसूस नहीं किया। मैंने अपने आप को मजबूत महसूस किया। मैंने जूलियानो को एक छोटा सा पत्र लिखा, अभी देने के लिए नहीं, बल्कि तब के लिए जब मैं यहाँ नहीं होंगी। मैंने उससे कहा कि प्यार निरंतरता में दिखता है, मौजूद रहने में, जब सबसे ज्यादा जरूरत हो तब असफल न होने में, कि वह मेरी सबसे शुद्ध खुशी था, कि एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब मैंने उससे मिलने के लिए भाग्यशाली महसूस न किया हो, कि उसका नाम मेरे घर के हर कोने में और मेरी यादों में भी लिखा है। मैंने पत्र को काली नोटबुक में रखा, इसे अन्य महत्वपूर्ण चीजों के साथ छोड़ दिया। सब कुछ स्पष्ट था। कोई कर्ज नहीं था, कोई जटिलताएं नहीं थीं, ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे मैं गरिमा के साथ समाप्त नहीं कर सकती थी। उस दिन से मैं बेहतर सोई। मैं अधिक सीधे चलती थी। शरीर में अभी भी कभी कभी दर्द होता था, लेकिन यह एक अलग तरह का दर्द था। अब यह आत्मा से नहीं आता था, यह समय से आता था, और इसके साथ मैं रह सकती थी। जीवन बड़े उतार चढ़ावों के साथ फिर से चलना शुरू नहीं हुआ, लेकिन हर इशारा बिना किसी लटकते हिसाब के एक अंत की ओर एक मजबूत कदम था। पतझड़ दूसरे वर्षों की तुलना में अधिक धीमी गति से आया। पत्तियों को गिरने में देर लगी, जैसे वे भी समय के बीतने के आगे समर्पण नहीं करना चाहते थे। दोपहर में हवा अधिक गुनगुनी थी और रोशनी एक नई कोमलता के साथ प्रवेश करती थी। मैं भी धीरे धीरे चलना शुरू कर रही थी। शरीर मुझसे लंबे विराम, गहरी झपकियां, व्यापक मौन मांगता था। मैं इसे दुख के साथ नहीं जीती थी। यह प्राकृतिक था, यह उचित था। शरीर बोलता है, जब आत्मा को किसी चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं होती। घरेलू कामों की गति बदल गई। मैं अब एक बार में सब कुछ नहीं करती थी, कामों को कई दिनों में बांट देती थी। एक दिन झाड़ू लगाती, दूसरे दिन धोती, दूसरे दिन कई दिनों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाना पकाती। मैंने जबरदस्ती न करना सीखा। मैं अपने आप से कहती थी कि जब तक मैं हर दिन कुछ कर सकती हूँ, तब तक ठीक है। मैं नहीं चाहती थी कि घर एक संग्रहालय या एक युद्ध का मैदान बन जाए। मैं चाहती थी कि यह मेरा आश्रय, मेरी दुनिया का वह कोना बना रहे जहां हर चीज की अपनी जगह थी, मेरी कमजोरियों सहित। जूलियानो ने मुझे बताने से पहले बदलाव देखा। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं थकी हुई थी। मैंने उसे जवाब दिया कि मेरी हड्डियां मुझसे अधिक बार बात करती है, कि कदम कम लंबे हैं, लेकिन मुझे अभी भी उसके साथ रहने की इच्छा है। उसने मुझसे कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना चल सकती हूँ, वह हमेशा मेरा हाथ पकड़ कर ले जाएगा। उसने मुझे एक ऐसी कोमलता से गले लगाया जो निहत्था कर देती है। उसने मुझे बताया कि जब वह वास्तुकार बनेगा तो वह एक ऐसा घर डिजाइन करेगा जहां हर चीज मेरी बाह की पहुंच में होगी। मैं हंसी। मैंने उससे कहा कि फिर रसोई बहुत छोटी होनी चाहिए। इन्हीं मुलाकातों में से एक में उसने मुझे बताया कि जूलियानो ने फिर से अपने पिता के बारे में पूछा था। उसने उससे कहा था कि वह नहीं समझता कि वह उससे मिलने क्यों नहीं आता, क्यों उसे फोन नहीं करता, उसके बारे में जानने की इच्छा क्यों नहीं रखता। यह कहना उसे दर्दनाक लगा।
यह जानना और भी दर्दनाक था कि उसके पास कोई विश्वसनीय जवाब नहीं था। मैंने उससे कहा कि एक दिन जूलियानो अपने सवाल पूछेगा और अपने जवाब भी खोजेगा, कि उसे निर्णयों से बोझिल करने की जरूरत नहीं है, प्यार देना ही काफी है। उसने धीमी आवाज में मुझे धन्यवाद दिया। मार्कोस के बारे में महीनों तक कोई खबर नहीं आई। मैं उसके बारे में नहीं पूछती थी। कोई मुझे उसके बारे में खबर नहीं लाता था। मैं उसे नहीं खोजती थी। मैंने वास्तव में उसे जाने दिया था। अब मुझे दर्द नहीं होता था। अब मैं उसका इंतजार नहीं करती थी। मैं हर दिन ऐसे जीती थी जैसे वह वापस नहीं आएगा। और अगर किसी दिन वह वापस आता, तो उसके पास फिर से सब कुछ बिगाड़ने के लिए जगह नहीं होगी। मोहल्ले में कुछ दुकानें बंद होने लगीं। कोने पर स्थित बाजार ने अपने दरवाजे बंद कर दिए। कुछ पड़ोसी चले गए, कुछ की मृत्यु हो गई। इमारतों में अकेलापन अधिक दिखाई देता था, लेकिन मेरा घर जीवंत बना रहा, शोर से नहीं, बल्कि आराम से। मुझे कभी गर्म भोजन, एक चालू रेडियो, एक साफ कप की कमी नहीं हुई। मैंने कभी बुढ़ापे को मुझे मिटाने नहीं दिया। मेरे पास बड़ी योजनाएं नहीं थीं, लेकिन निरंतरता थी। एक दोपहर, जब हम जूलियानो के साथ दोपहर का भोजन कर रहे थे, मैंने उससे पूछा कि वह बड़ा होकर क्या बनना चाहता है। उसने मुझे गंभीरता से देखा। उसने मुझे बताया कि वह वास्तुकार बनना चाहता है। वह बूढ़े लोगों के लिए घर बनाना चाहता था, बड़े बगीचों के साथ और बहुत सारे पेड़ों के साथ। उसने मुझे बताया कि उसके घर में मेरे लिए एक कमरा होगा, कि मैं बिना बताए जब चाहूं जा सकती थी। मैं हंसी। उससे कहा कि तब तक मैं एक बहुत बुरी दादी हो जाऊंगी। उसने मुझसे कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दादियां नहीं जातीं, वे पेड़ों के नीचे छाया में बदल जाती है। मैंने यह वाक्य अपनी काली नोटबुक में लिखा। यह सुंदर और सच था। मैं पहले से ही ऐसा महसूस करने लगी थी, एक सौम्य छाया की तरह, अदृश्य नहीं, बल्कि अधिक शांत, कम आवश्यक, अधिक बुद्धिमान, उन चीजों की तरह जो बिना ध्यान आकर्षित किए सहारा देने के लिए वहां होती है। एक दोपहर, जब मैं चाय पी रही थी, मुझे एक अनजान नंबर से फोन आया। यह मार्कोस था। उसने मुझे बताया कि वह बीमार है, अकेला महसूस कर रहा है, उसके पास जाने के लिए कोई नहीं है। मुझे जवाब देना नहीं आया। मुझे गुस्सा नहीं आया। मैंने दूरी महसूस की। उसने मुझे बताया कि वह शहर आने के बारे में सोच रहा है, कि क्या वह कुछ दिन रह सकता है। मैंने उसे जवाब दिया कि मैं अब पहले जैसा नहीं दे सकती। मेरे घर का अब एक अलग कार्य है। यह उनके लिए शरण नहीं है, जिन्होंने इसकी देखभाल करना नहीं जाना। उसने और कुछ कहे बिना फोन काट दिया। मैंने अपने आप को दोषी महसूस नहीं किया। मैंने अपने आप को मजबूत महसूस किया। मैंने जूलियानो को एक छोटा सा पत्र लिखा, अभी देने के लिए नहीं, बल्कि तब के लिए जब मैं यहाँ नहीं होंगी। मैंने उससे कहा कि प्यार निरंतरता में दिखता है, मौजूद रहने में, जब सबसे ज्यादा जरूरत हो तब असफल न होने में, कि वह मेरी सबसे शुद्ध खुशी था, कि एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब मैंने उससे मिलने के लिए भाग्यशाली महसूस न किया हो, कि उसका नाम मेरे घर के हर कोने में और मेरी यादों में भी लिखा है। मैंने पत्र को काली नोटबुक में रखा, इसे अन्य महत्वपूर्ण चीजों के साथ छोड़ दिया। सब कुछ स्पष्ट था। कोई कर्ज नहीं था, कोई जटिलताएं नहीं थीं, ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे मैं गरिमा के साथ समाप्त नहीं कर सकती थी। उस दिन से मैं बेहतर सोई। मैं अधिक सीधे चलती थी। शरीर में अभी भी कभी कभी दर्द होता था, लेकिन यह एक अलग तरह का दर्द था। अब यह आत्मा से नहीं आता था, यह समय से आता था, और इसके साथ मैं रह सकती थी। जीवन बड़े उतार चढ़ावों के साथ फिर से चलना शुरू नहीं हुआ, लेकिन हर इशारा बिना किसी लटकते हिसाब के एक अंत की ओर एक मजबूत कदम था। पतझड़ दूसरे वर्षों की तुलना में अधिक धीमी गति से आया। पत्तियों को गिरने में देर लगी, जैसे वे भी समय के बीतने के आगे समर्पण नहीं करना चाहते थे। दोपहर में हवा अधिक गुनगुनी थी और रोशनी एक नई कोमलता के साथ प्रवेश करती थी। मैं भी धीरे धीरे चलना शुरू कर रही थी। शरीर मुझसे लंबे विराम, गहरी झपकियां, व्यापक मौन मांगता था। मैं इसे दुख के साथ नहीं जीती थी। यह प्राकृतिक था, यह उचित था। शरीर बोलता है, जब आत्मा को किसी चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं होती।
घरेलू कामों की गति बदल गई। मैं अब एक बार में सब कुछ नहीं करती थी। कामों को कई दिनों में बांट देती थी। एक दिन झाड़ू लगाती, दूसरे दिन धोती, दूसरे दिन कई दिनों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाना पकाती। मैंने जबरदस्ती न करना सीखा। मैं अपने आप से कहती थी कि जब तक मैं हर दिन कुछ कर सकती हूँ, तब तक ठीक है। मैं नहीं चाहती थी कि घर एक संग्रहालय या एक युद्ध का मैदान बन जाए। मैं चाहती थी कि यह मेरा आश्रय, मेरी दुनिया का वह कोना बना रहे जहां हर चीज की अपनी जगह थी, मेरी कमजोरियों सहित। जूलियानो ने मुझे बताने से पहले बदलाव देखा। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं थकी हुई थी। मैंने उसे जवाब दिया कि मेरी हड्डियां मुझसे अधिक बार बात करती है, कि कदम कम लंबे हैं, लेकिन मुझे अभी भी उसके साथ रहने की इच्छा है। उसने मुझसे कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना चल सकती हूँ, वह हमेशा मेरा हाथ पकड़कर ले जाएगा। उसने मुझे एक ऐसी कोमलता से गले लगाया जो निहत्था कर देती है। उसने मुझे बताया कि जब वह वास्तुकार बनेगा तो वह एक ऐसा घर डिजाइन करेगा जहां हर चीज मेरी बाह की पहुंच में होगी। मैं हंसी। मैंने उससे कहा कि फिर रसोई बहुत छोटी होनी चाहिए। नताइलेया को भी नोटिस मिला। उन्होंने मुझे बाजार जाते समय कुछ चीजें लाने की पेशकश की। शुरू में मैं प्रतिरोध करती थी। मैंने उन्हें बताया कि यह आवश्यक नहीं है, कि मैं अभी भी कर सकती हूँ, लेकिन वह जोर नहीं देती थी, बस करती थी। वह रसोई घर में थैले छोड़ देती थी और एक छोटी सी चिट्ठी के साथ। एक दिन उन्होंने मुझे लिखा कि मदद करना भी धन्यवाद देने का एक तरीका है। मैं उस नोट को हाथों में लेकर मेज पर बैठ गई। मुझे लगा जैसे मेरी देखभाल हो रही है, बिना किसी हस्तक्षेप के, और यह मेरी उम्र में दुर्लभ है। मदद स्वीकार करना बिना दया के छद्म रूप में आए एक सौभाग्य है। एक रविवार की दोपहर जूलियानो अकेले आया। उसने मुझे बताया कि उसकी माँ काम कर रही थी। वह नोट्स से भरी एक कॉपी लाया था। वह मेज पर बैठ गया और मुझे बताया कि वह स्कूल के लिए अपने परिवार के बारे में एक प्रस्तुति तैयार कर रहा था। उसने मुझसे मेरे बचपन के बारे में, जब मैं एक लड़की थी तब शहर कैसा था, मैंने उसके दादा से कैसे मुलाकात की, इन सब चीजों के बारे में पूछा। मैंने उसे शांति से बताया, बिना कुछ सजाए। मैंने उसे बताया कि मेरी माँ कपड़े हाथ से धोती थी और रोटी घर पर गूंधी जाती थी। मैंने उसे मेलों, ट्रामों, समुद्र तट पर गर्मियों के बारे में बताया। एक पल में उसने मुझसे अपने पिता के बारे में पूछा। उसने मुझे बताया कि उसने उन्हें बहुत समय से नहीं देखा है, कि कभी-कभी उसे लगता है कि उसने कुछ गलत किया है। मैंने उसका हाथ पकड़ा, उससे कहा कि कुछ अनुपस्थितियां हैं जिन्हें तार्किक कारणों से समझाया नहीं जा सकता, कि कुछ लोग हैं जो नहीं जानते कि कैसे मौजूद रहना है, और यह उनका दोष नहीं है जो रह जाते हैं। मैंने उसे आश्वासन दिया कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, कि महत्वपूर्ण यह नहीं है कि कौन नहीं है, बल्कि कौन है। मैंने उसे बताया कि जीवन भी सीखना है, कि हमारे पास जो है उससे खुद को सहारा देना। उस रात मैं पूरी तरह से सो नहीं पाई, चिंता के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि स्मृति सक्रिय हो गई जैसे एक नदी उफनती है जब बहुत बारिश होती है। मैंने मार्कोस के बारे में सोचा, उन वर्षों के बारे में जब वह एक बच्चा था, उन बारों के बारे में जब मैंने उसे हाथ से पकड़ा, उन रातों के बारे में जो मैंने उसके बगल में बिताई जब उसे बुखार था, उन जन्मदिनों के बारे में जो मैंने उत्साह के साथ तैयार किया। यह सब मेरी यादों में बना हुआ था, लेकिन अब दर्द नहीं होता था। मैं दूरी से देखती थी, जैसे कोई ऐसी फिल्म देख रहा हो जिसमें अब वह मुख्य भूमिका में नहीं है। मैंने खुद से पूछा कि क्या वह कभी मेरे बारे में सोचता होगा। एक सप्ताह बाद मुझे बिना प्रेषक के एक पत्र मिला। यह मार्कोस का था। उसने मुझे बताया कि वह दूसरे शहर में है। वह एक होटल में कमरे साफ करने का काम करता है। वह एक छोटे से कमरे में रहता है और जीवन आसान नहीं है। वह मदद नहीं मांगता था, पैसे नहीं मांगता था, बस कहता था कि कभी-कभी वह मेरे बारे में सोचता है। वह जूलियानो के बारे में बात नहीं करता था, अतीत का उल्लेख नहीं करता था और नहीं माफी मांगता था। मैंने बिना भावना के पत्र पढ़ा, इसे सावधानी से मोड़ा और इसे एक बॉक्स में रख दिया जहां अब कागजों के लिए जगह नहीं थी। मैंने जवाब नहीं दिया। मुझे ऐसा करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई।
दिन बीतते गए और मैं अपने जीवन के साथ आगे बढ़ती रही। घर साफ था, दराज व्यवस्थित थी, दवाएं समय पर, पौधे सींचे हुए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। मैं न तो मेहमानों की उम्मीद करती थी और न ही समाचार की। मैं थोड़े में संतुष्ट थी, लेकिन वह थोड़ा अर्थ से भरा था। हर शाम की अपनी रोशनी थी, हर रात का अपना मौन, हर शनिवार को सीढ़ियों पर उसकी हंसी, दरवाजे से उसकी आवाज मुझे बुलाती, फर्श पर फेंका हुआ उसका बैकपैक, मेज पर उसकी कॉपी। कभी कभी मैं सोचती थी कि मैं क्या पीछे छोड़ूंगी, मेरी चीजों का क्या होगा जब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैंने वसीयत बना ली थी। सब कुछ कानूनी रूप से सुलझा हुआ था, लेकिन भौतिक के अलावा मैं छोटी चीजों के बारे में सोचती थी। मेरी माँ की लकड़ी की सिलाई किट के बारे में, अनियमित कप जो मैं प्यार से रखती थी, काले और सफ़ेद तस्वीरों के बारे में, काली डायरी के बारे में, जुलियानो के पत्रों के बारे में, उन पत्रों के बारे में जिनका मैंने कभी जवाब नहीं दिया। मैंने एक और नोटबुक लिखना शुरू कर दिया। एक अलग, यह न तो डायरी थी और न ही पत्र, यह निर्देशों की एक किताब थी। मेरे पोते के लिए। मैं उसे सिखाती थी कि हड्डी का शोरबा कैसे बनाया जाता है, सिरके से वसा के धब्बे कैसे हटाए जाते हैं, चादरें व्यवस्थित ढंग से कैसे तह की जाती है। मैं उसे बताती थी कि जब वह किसी पर संदेह करे, तो देखे कि वह व्यक्ति उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है, जो बदले में कुछ नहीं दे सकते। मैं समझाती थी कि सम्मान मौन में मापा जाता है, तालियों में नहीं, कि दयालुता हमेशा देखी नहीं जाती, लेकिन हमेशा महसूस की जाती है। यह नोटबुक मैंने अलमारी के आखिरी दराज में छिपा दी थी, एक नोट के साथ जिसमें लिखा था कि यह विशेष रूप से उसके लिए है। अभी नहीं, लेकिन जब वह बड़ा होगा। मैं बिना जल्दबाजी के लिखती थी। एक दिन में एक पृष्ठ। हर पृष्ठ यह व्यक्त करने का एक तरीका कि प्यार को हमेशा मौजूद होने की जरूरत नहीं है, साथ देने के लिए। मेरा शरीर अधिक संकेत देने लगा, पैर अधिक अटपटे, हाथ अधिक धीमे, थकान जो दोपहर से पहले आती थी। लेकिन मैं अभी भी कर सकती थी। मुझमें अभी भी ताकत थी। मुझे अभी भी यह निश्चितता थामे हुए थी कि मैं वहाँ हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए, उसके साथ जिसके साथ मुझे होना चाहिए, वह कर रही हूँ जो मैं कर सकती हूँ। मुझे डर नहीं लगता था। मुझे समय खतरे के रूप में नहीं, बल्कि उपहार के रूप में महसूस होता था। ऐसे दिन थे जब मैं एक कंबल के साथ खिड़की के पास बैठती थी और अपने आप को पड़ोस की आवाज़ों में खो देती थी। मैं कारों को गुजरते हुए सुनती थी, फुटपाथ पर कदम, स्कूल से निकलते बच्चे। मुझे लगता था कि मैं बिना हिले उन सभी का हिस्सा हूँ। जीवन जारी था और मैं, हालांकि अधिक शांत, उसमें बनी रही। मैंने बहुत सी चीज़ों का त्याग कर दिया था। माँ होने के गर्व का जब मातृत्व उससे भटक गया जो होना चाहिए था। इस विचार का कि परिवार हमेशा सब कुछ माफ कर देता है, इस विश्वास का कि देना पर्याप्त है। लेकिन इस त्याग में मैंने कुछ और हासिल किया था। उनके साथ एक वास्तविक बंधन जो वास्तव में मौजूद रहना जानते थे। और यह मैंने देर से समझा, लेकिन समय पर, शांति महसूस करने के लिए पर्याप्त। वसंत के आखिरी हफ्ते एक अधिक मुलायम प्रकाश के साथ आए। सूरज पर्दों से एक गर्म रंग के साथ प्रवेश करता था जो जलाता नहीं था, बस स्पर्श करता था। यह देखना सुखद था कि समय इतनी शांति से कैसे बीत सकता है। मेरे जीवन में कोई झटके नहीं थे, कोई तात्कालिकता नहीं थी। केवल वे दिन थे जो छोटे इशारों से भरे थे, सरल आदतें जो मुझे नियंत्रण, संतुलन का एहसास देती थीं। मैं हर सुबह बिना अलार्म के उठती थी, कभी कभी सूर्योदय से पहले। मैं दिन की पहली आवाजें ऐसे सुनती थी जैसे कोई एक अनुष्ठान का अनुसरण कर रहा हो, किसी पक्षी का गाना, पुरानी लकड़ी का चरमराना, किसी के फुटपाथ पर झाड़ू लगाने के दूर के कदम। मैं स्टोव जलाती थी, गर्म पानी तैयार करती थी और अपने हाथों में कप के साथ खिड़की के सामने बैठती थी। वह पहली चाय एक लंगर थी। मुझे याद दिलाती थी कि मैं अभी भी जीवित हूँ, कि मैं अभी भी बिना किसी सहायता के उस कप को पकड़ सकती हूँ, कि मैं अभी भी अपनी हथेलियों में उसकी गर्मी महसूस कर सकती हूँ। शरीर अब समान रूप से जवाब नहीं देता था। पैरों में अधिक दर्द होता था, हाथ सुन्न हो जाते थे। कभी कभी मुझे बोतलें खोलने या ब्लाउज के बटन लगाने में परेशानी होती थी, लेकिन मैंने इससे परेशान होना सीख लिया। मैंने शरीर से धैर्य के साथ बात करना सीखा, यह समझना कि वह मुझे धोखा नहीं दे रहा था।
वह बस मुझसे कहता था कि उसे एक अलग ताल की जरूरत है। मैं अब सब कुछ करने की कोशिश नहीं करती थी। मैं बस जो कर रही थी उसमें मौजूद रहने की कोशिश करती थी, कम करना, लेकिन अधिक उपस्थिति के साथ, बिना जल्दबाजी के। जूलियन अधिक बार आता था। कुछ हफ्तों में वह 3 बार आता था। वह मुझे खरीदारी में, गमलों को हिलाने में, भारी चीजों को उठाने में मदद करता था। वह इसे कर्तव्य के रूप में नहीं करता था, बल्कि ऐसे करता था जैसे कोई नाजुक लेकिन कीमती चीज की देखभाल करता है। वह मुझसे हमेशा की तरह सम्मान से बात करता था। वह अब मुझसे लंबा था। उसका चेहरा अधिक परिभाषित था, लेकिन अभी भी उसके वही विशिष्ट इशारे थे। अपनी मांग को ठीक करने का तरीका, पड़ोसी की बिल्ली को सहलाने के लिए झुकने का तरीका, मुझे वास्तविक ध्यान से सुनने का तरीका। एक दोपहर वह मेरे लिए एक नई नोटबुक लाया। उसने मुझे बताया कि वह चाहता था कि हम साथ में कहानियां लिखना जारी रखें, कि अब वह भी आविष्कार करना चाहता था। मैंने उसे एक खाली कागज दिया, उसे एक पेन दिया और वह मेरे बगल में बैठ गया। उसकी पहली कहानी का नाम था वह घर जो गले लगाना जानता था। यह एक ऐसे घर की कहानी थी जो बोलता नहीं था, लेकिन जो उसमें रहने वालों की रक्षा करता था। कि जब कोई रोता है तो दीवारें फुसफुसाती है, कि जब ठंड होती है तो खिड़कियां अपने आप बंद हो जाती है, कि जब कोई अकेला होता है। मैंने उसे कुछ कहे बिना देखा। वह मुझे, बिना जाने, बता रहा था कि वह इस घर के बारे में, मेरे बारे में क्या महसूस करता है। मैं सम्मानित महसूस करती थी, इसलिए नहीं कि वह मुझे शब्दों से बता रहा था, बल्कि इसलिए कि वह इसे अपनी कल्पना से व्यक्त कर रहा था। कभी कभी बच्चे हमें वयस्कों से बेहतर समझते हैं, और जब हम उन्हें जगह देते हैं, जब हम बाधा नहीं डालते, तो वे सब कुछ कहते हैं। मैंने उसकी कहानी नीली फाइल में रख दी। मैंने उसे बताया कि हम हर हफ्ते एक नई लिखेंगे, कि हम एक संग्रह बनाएंगे। उसने मुझे बताया कि शीर्षक होगा मेरी दादी की कहानियां। मैं मुस्कुराई। अहंकार के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि मुझे अब इससे अधिक मान्यता की जरूरत नहीं थी। अगले दिनों में मैं अधिक थकी हुई थी, अधिक घंटे सोती थी, भोजन अधिक भारी लगता था। मोनिका, डॉक्टर, मुझे देखने आईं। उन्होंने मुझे कुछ परीक्षण करवाने को कहा। मैं नोएलिया की मदद से अस्पताल गई। परिणामों ने वही दिखाया जो मैं पहले से ही अनुमान लगा रही थी। शरीर धीरे धीरे मिटने लगा था, अचानक नहीं, हिंसा के साथ नहीं, लेकिन अपरिहार्य रूप से। मोनिका ने मुझे स्पष्ट रूप से समझाया। उन्होंने मुझे बताया कि इसे पलटने के लिए कोई उपचार नहीं है, कि मैं बस अधिक देखभाल कर सकती हूँ, कि शायद मुझे कुछ शांत साल मिलेंगे या। मुझे डर नहीं लगा, मुझे निश्चितता महसूस हुई। ऐसा था जैसे शरीर और आत्मा आखिरकार सहमति में आ गए थे। उस रात मैं काली नोटबुक के सामने बैठी थी। मैंने एक अंतिम पृष्ठ लिखा। मैंने कहा कि मैं शांति में हूँ, कि कोई बकाया खाते नहीं है, कि पिछले कुछ वर्षों में लिया गया हर निर्णय सोचा गया, महसूस किया गया, स्पष्टता के साथ समर्थित किया गया, कि कोई पछतावा नहीं है, कि जीवन ने मुझे वह सब दिया है जिसकी मुझे जरूरत थी, कि यहाँ तक कि दर्द ने भी मुझे ऐसी चीजें सिखाईं जो मैं अन्यथा नहीं सीख पाती। मैंने वह नोटबुक बंद करने, उसे अन्य महत्वपूर्ण कागजों के साथ रखने का फैसला किया। अब अपने बारे में अधिक लिखने का समय नहीं था। यह बाहर देखने का समय था, जो बचा था, जो मैं छोड़ सकती थी। मैंने जूलियन के लिए निर्देश पुस्तिका की समीक्षा की। मैंने कुछ और पृष्ठ जोड़े। बुखार होने पर एक व्यंजन, किसके साथ रहना चुनना है, इस पर एक सलाह, ऐसे लोगों के बारे में एक चेतावनी जो पूरा करने से अधिक वादा करते हैं। अपना कप होने के महत्व के बारे में एक वाक्य, छोटी विरासतें, छोटी दिशा सूचक। मैं बैंक भी गई। मैंने मैटेओ के नाम पर रखा अपना सहायक खाता बंद कर दिया। मैंने अपनी बची हुई बचत को उस खाते में स्थानांतरित कर दिया था जिसे मैंने जूलियन के नाम पर खोला था, नोएलिया को उसकी वयस्कता तक अधिकृत के रूप में। जो कुछ भी बचा था वह वहां था। यह बहुत नहीं था, लेकिन यह पर्याप्त था ताकि वह शुरू कर सके, ताकि वह किसी पर निर्भर न हो, ताकि उसके पास एक आधार हो। मैंने यह गुस्से के बिना किया, मैंने न्याय के साथ किया। 1 हफ्ते बाद मैटेओ ने फिर से लिखना शुरू किया।
उसने मुझे बताया कि उसे मुझे देखने की जरूरत है, कि वह बात करना चाहता है, कि उसे काम में एक दुर्घटना हुई है, कि वह ठीक महसूस नहीं कर रहा है। वह जूलियन का उल्लेख नहीं करता था, यह नहीं पूछता था कि मैं कैसी हूँ, वह केवल अपने बारे में बात करता था। हमेशा की तरह मैंने एक संक्षिप्त पत्र के साथ जवाब दिया। मैंने उसे बताया कि मैं अब चुप्पी से अधिक कुछ नहीं दे सकती, कि मेरा जीवन पहले से ही दूसरी दिशा में केंद्रित है, कि भगवान उसकी रक्षा करे। मैंने पत्र नहीं भेजा, उसे फाड़ दिया। यह आवश्यक नहीं था। कभी-कभी सबसे मजबूत वह है जो नहीं कहा जाता है। जूलियन उस शनिवार को मेरे लिए एक फूल लेकर आया, एक फूल जो उसने एक पार्क से तोड़ा था। उसने मुझे बताया कि उसने इसे देखा और सोचा कि मुझे अच्छा लगेगा। उसने इसे मेज पर पानी के गिलास में रखा। मैं उसके बगल में बैठ गई। मैंने उसके लिए चाय बनाई। हमने ताश खेला। मैं सभी राउंड हार गई, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। उसकी हंसी की गर्मी मुझे किसी भी जीत से अधिक संभालती थी। उस रात जब मैं सोने गई, मैंने समझा कि मेरा जीवन पहले से ही पूरा हो चुका था। मात्रा के कारण नहीं, बल्कि घनत्व के कारण। मैंने प्यार किया था, मैंने खोया था, मैंने फिर से प्यार किया था, मुझे धोखा दिया गया था और मैंने माफ कर दिया था। मैंने नहीं कहा था जब सभी ने उम्मीद की थी कि मैं हाँ कहना जारी रखूंगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने चुना था। मुझे इस जीवन में छोड़ा नहीं गया था। मैं विश्वास से, प्यार से, गरिमा से रही। मैं बिना सपनों के सो गई, सिर्फ एक छवि के साथ, लैंप की रोशनी के नीचे धीरे धीरे खिलता हुआ गिलास में फूल। एक सरल लेकिन सटीक प्रतीक की आखिरी क्षण तक अर्थ के साथ जीना क्या है। अंतिम हफ्ते अलग थे। कोई बड़े संकेत नहीं थे, न बेहोशी, न हड़बड़ाहट, न चिकित्सा अलार्म। यह एक अधिक सूक्ष्म परिवर्तन था। शरीर कम हिलने लगा, जैसे यह जानता था कि अब तेजी से चलने का समय नहीं है। मुझे उठने में अधिक कठिनाई होती थी। मैं कपड़े पहनते थक जाती थी। पार्क की सैर संक्षिप्त हो गई, फिर अस्तित्वहीन। मैं अब अकेले सड़क पर नहीं जाती थी, लेकिन मैं परेशान नहीं थी। खिड़की से दुनिया मुझे अभी भी पर्याप्त दिखा रही थी। मैं अधिक समय जूलियन की नोटबुक खोलकर और अपने पैरों पर एक कंबल के साथ मेज के पास बैठी रहती थी। मैं पढ़ती थी जो हमने लिखा था, उसकी कहानियां फिर से पढ़ती थी, अपने नोट्स की समीक्षा करती थी। कभी-कभी मैं एक और वाक्य जोड़ देती थी, एक सलाह जो मैं भूल गई थी, एक व्यंजन, एक मित्रवत चेतावनी। मैं जानती थी कि मैं सब कुछ देखने के लिए नहीं रहूंगी, कि बहुत सी चीजें किसी और को बतानी होंगी, लेकिन जो उस नोटबुक में था वह मेरा हिस्सा था और यही मैं उसे दे सकती थी। मोनिका अधिक बार मुझे देखने आती थीं, मुझे धैर्य से जांचती थीं, मुझसे ऐसी मिठास से बात करती थीं जो अनादरपूर्ण नहीं लगती थी। उन्होंने मुझे बताया कि शरीर हार रहा था, कि साथ देने के अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता था। मैंने उन्हें स्पष्टता के लिए धन्यवाद दिया। मैंने उनसे अनुरोध किया कि जब समय आए, सब कुछ घर पर हो। अस्पताल नहीं, ट्यूब नहीं, मशीनें नहीं, बस इस अपार्टमेंट की शांति, टोस्टेड ब्रेड की सुगंध, डाइनिंग रूम के लैंप की गर्म रोशनी। उन्होंने मुझे वादा किया कि ऐसा ही होगा। नोएलिया और जूलियन उस अंतिम सप्ताह के दौरान हर दिन आए। वे मुझे ऐसा नहीं कहते थे जैसे विदाई हो, वे बस मौजूद थे। जूलियन चुपचाप अपना काम करता था। नोएलिया बिना सवाल किए साफ करती थी, खाना बनाती थी, सजाती थी। हमें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं थी। शब्द अब इतने महत्वपूर्ण नहीं थे। कंपनी पर्याप्त थी, उपस्थिति पर्याप्त थी। एक दोपहर जूलियन मेरे लिए एक चित्र लाया। यह पेड़ों से घिरा एक घर था। एक खिड़की में एक आकृति, गोद में एक बिल्ली और मेज पर चाय के कप के साथ एक रॉकिंग चेयर पर बैठी थी। उसने मुझे बताया कि यह स्वर्ग में मेरा घर होगा। मैंने उससे पूछा कि क्या वह सोचता है कि स्वर्ग है। उसने मुझे बताया कि हाँ, लेकिन यह हर व्यक्ति के लिए अलग है। कि मेरा निश्चित रूप से ब्रेड, सूप, लैवेंडर की गंध आती है, कि मेरे में यादों वाली दीवारें हैं। मैंने वह चित्र नीली फाइल में रख दिया। मैंने उसे बताया कि यह अब तक मिला सबसे अच्छा उपहार था, और था भी। क्यों? क्योंकि इसकी कोई कीमत नहीं थी।
इसमें सिर्फ सच्चाई थी। उस रात मैं ठीक से नहीं सोई। दर्द के कारण नहीं, डर के कारण नहीं, बस एक ऐसी भावना के कारण जिसे समझाना मुश्किल है। शरीर तैयार हो रहा था, मैं महसूस कर रही थी। ऐसा था जैसे हर अंग थोड़ा ढीला हो गया हो, जैसे मेरी पूरी हस्ती समझने लगी हो कि अंत नजदीक आ रहा है, और विरोध करने के बजाय सम्मान के साथ झुक गई हो। मैंने जूलियन के लिए धीमी लिखावट में एक अंतिम संक्षिप्त पत्र लिखा। मैंने उसे बताया कि जीवन हमेशा न्यायसंगत नहीं होता है, लेकिन अगर हम अपने आप को धोखा नहीं देते हैं तो गरिमा के साथ जी सकते हैं, कि खुश होने के लिए बहुत कुछ होने की जरूरत नहीं है, कि सच्चा प्यार मांग नहीं करता, हेरफेर नहीं करता, शर्त नहीं लगाता, कि किसी से प्यार करना तब रहना है जब तालियां नहीं होतीं, कि उसने मुझे अपने पिछले वर्षों में पहले के सभी से अधिक खुशी दी थी, कि मैं शांति से जा रही थी क्योंकि मैं जानती थी कि वह एक अच्छा इंसान होगा। मैंने पत्र को निर्देश पुस्तिका के अंदर रखा, जिस पर एक चिपकाया हुआ नोट था जिसमें लिखा था, तब पढ़ना जब आप बड़े हो जाए और मुझे याद करें। अगले दिन मैं नहीं उठी। मोनिका जल्दी आई, मुझे थोड़ा पानी पीने में मदद की, धीरे धीरे मुझसे बात की, मुझे बताया कि सब ठीक है। मैं उनकी मदद से बिस्तर पर बैठ गई। उन्होंने मेरे बाल संवारे, मुझे मेरा पसंदीदा ब्लाउज पहनाया, मुझे एक हल्के कंबल से ढक दिया, मुझे खुली खिड़की के सामने छोड़ दिया जहां से गर्म हवा आ रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। जूलियन बाद में आया। वह मेरे बगल में बैठ गया। वह नहीं रोया, उसने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे बताया कि उसने एक प्रैक्टिकल वर्क पूरा कर लिया है, कि उसकी शिक्षिका ने उसे बताया कि वह ऐसे लिखता है जैसे कि वह बड़ा हो, कि जब वह लिखता है तो वह मेरे बारे में सोचता है, कि वह चाहता था कि मैं उस पर गर्व करूं। मैंने उसकी उंगलियों को अपनी बची हुई थोड़ी ताकत से दबाया। मैंने उसे बताया कि मैं पहले से ही थी। नोएलिया दूसरी तरफ बैठ गई, एक कपड़े से मेरा माथा साफ किया, मुझे छोटी छोटी बातें बताईं, कि वह उस रात क्या पकाएगी, कि कैसे जूलियन ने बिना जलाए चावल पकाना सीख लिया था। मैं बिना जवाब दिए उसे सुन रही थी। मैं नहीं कर सकती थी, लेकिन मैं सब समझ रही थी। हर शब्द एक आवश्यक फुसफुसाहट की तरह प्रवेश करता था, मुझे कुछ समझाने के लिए नहीं, बल्कि मेरा साथ देने के लिए। घंटे बीत गए, कुछ भी दर्द नहीं हुआ। मैं सिर्फ शरीर को अधिक हल्का महसूस कर रही थी, जैसे कि यह अलग होना शुरू हो गया हो। मैं धीरे धीरे सांस ले रही थी, आंखें बंद कर रही थी, उन्हें खोल रही थी, दोनों के चेहरे देख रही थी, अपने आसपास पूरे घर को महसूस कर रही थी, दीवारों के रूप में नहीं, त्वचा के रूप में, यादों के रूप में। मैं सो गई, नहीं जागी, चुपचाप चली गई, जैसे मैं पिछले कुछ वर्षों में रही थी, बिना शोर, बिना शिकायत, बिना आवाज। कोई अंतिम संस्कार नहीं हुआ, मैंने नहीं चाहा था। मैंने अंतिम संस्कार के बाद राख बनवाने को कहा था, कि मेरी राख उस पार्क के बगीचे में बिखेर दी जाए जहां मैं बैठना पसंद करती थी। मोनिका, नोएलिया और जूलियन ने मेरी इच्छा पूरी की। कोई भाषण नहीं थे, सिर्फ एक पत्र था जिसे जूलियन ने धीमी आवाज में पढ़ा। इसमें लिखा था कि घर ईंटें नहीं होते, वे यादें होती है जो उनमें रहती है, जिन्होंने हमें प्यार किया। मेरा घर उसके लिए रह गया, जैसा कि मैंने लिखा था, जैसा कि मैंने पूर्ण चेतना के साथ तय किया था। मैटेओ को पता नहीं चला, या अगर उसे पता चला तो वह नहीं आया, नहीं दिखा, नहीं लिखा, उसने नहीं पूछा। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरी कहानी इस तरह खत्म हुई, पैरों पर एक कंबल के साथ, मेज पर एक खाली कप, कहानियों से भरी एक नीली फाइल और एक पोता जिसने वहां देखना जाना जहां दूसरे सिर्फ वही देखते थे जो वे ले सकते थे। मौत एक हार नहीं थी, यह उसका स्वाभाविक आराम था जिसने अंत तक अपने पैरों पर और शांत मन से जीना जाना था। मेरी मृत्यु के बाद घर शांत नहीं हुआ, वह हर कोने में सांस लेता हुआ जीवित रहा। हर वस्तु का मतलब था, हर थाली, हर कुर्सी, हर फ्रेम की गई तस्वीर। कुछ भी विलासिता नहीं था, सब कुछ याद था, और यह अंत में किसी भी खाली विरासत से अधिक मूल्यवान है। जूलियन शुरू में अपनी माँ के साथ वहां रहने लगा, फिर जब वह बड़ा हो गया तो अकेले। उसने घर को मंदिर में नहीं बदला, उसे समय में जमा नहीं किया, लेकिन उसके इतिहास का सम्मान किया।
उसने डाइनिंग रूम के हल्के पर्दे बरकरार रखे। उसने मेरा कंबल सोफे पर तह करके रखा। उसने मेरे कपों का उपयोग ऐसे किया जैसे वे नए हों। नॉस्टैल्जिया के लिए नहीं, वास्तविक स्नेह के लिए। क्योंकि वह समझता था कि प्यार से प्राप्त की गई चीज की देखभाल करना क्या होता है, मांग के साथ नहीं। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। वह आर्किटेक्ट बन गया, जैसा उसने मुझे बताया था। उसने छोटे, व्यावहारिक घरों का डिजाइन बनाया, आंतरिक बगीचों के साथ और ऐसी छतों के साथ जो सूरज को अंदर आने देती है। उनमें से एक को उसने लुइसा नाम दिया। उसने मुझे कभी नहीं बताया। मुझे दूसरों ने बताया, वर्षों बाद। उन्होंने मुझे बताया कि उसने इसे एक ऐसी महिला को समर्पित किया था जिसने उसे सरल, स्थिर और ऐसी चीजों का मूल्य पहचानना सिखाया था जिन्हें सहारा देने के लिए बदलने की आवश्यकता नहीं होती। नीली नोटबुक को मेरी किताबों के साथ एक बॉक्स में रखा गया था। निर्देश पुस्तिका उसकी बेडसाइड टेबल पर। कभी कभी वह इसे पढ़ता था, कभी कभी वह इसे अपने दोस्तों को उधार देता था। उसने इसे कभी प्रकाशित नहीं किया, कभी सोशल मीडिया पर साझा नहीं किया। उसने इसकी ऐसे देखभाल की जैसे यह एक गुप्त नक्शा हो जो केवल उसके काम आता था। मैं कल्पना करती थी, हालांकि मैं अब वहां नहीं थी, उस दृश्य की। वह रसोई में एक कप कॉफी के साथ बैठा है, उन पन्नों को ऐसे खोल रहा है जैसे कोई ऐसी आवाज खोज रहा हो जो पूरी तरह से चली नहीं गई है। मोनिका स्वास्थ्य केंद्र में काम करती रही। कभी कभी वह घर के पास से गुजरती और नोएलिया के साथ चाय पीती। वे वरांडे में बैठती थीं, अतीत के बारे में, मेरे बारे में, उन वर्षों के बारे में बात करती थीं जब धीमे लेकिन मजबूत हाथों वाली एक बुजुर्ग महिला ने ऐसे निर्णय लिए थे जिन्होंने सभी की नीति बदल दी थी। मोनिका कहती थी कि मैं विशेष नहीं थी, मैं न्यायपूर्ण थी, मैं स्पष्ट थी, मैं उसमें बहादुर थी जो सबसे ज्यादा कीमत पर पड़ता है, सीमाएं स्थापित करने में जब कोई भी उम्मीद नहीं करता कि एक माँ बस कहेगी। नोएलिया ने वर्षों के साथ अपना जीवन फिर से बनाया। उसने कभी घर की यात्रा करना बंद नहीं किया। वह हमेशा कुछ लाती थी, रोटी का एक बैग, एक नया पौधा, सर्दियों के लिए एक स्वेटर। जूलियन उसकी शांत समर्पण के साथ देखभाल करता था, इसलिए नहीं कि वह मांगती थी, बल्कि इसलिए कि उसने देखकर देखभाल करना सीखा था कि कैसे उसकी देखभाल की गई थी। मातेओ के बारे में कभी बहुत बात नहीं हुई। उसका उल्लेख करना निषिद्ध नहीं था, लेकिन अब कारण नहीं थे। कभी कभी बिखरी हुई खबरें आती थीं, काम के बदलाव, दूसरा शहर, दूसरा रिश्ता। वह कभी वापस नहीं आया, कभी किसी चीज की मांग नहीं की। शायद वह सोचता था कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, कि समय के साथ सब कुछ भूल जाता है। लेकिन जो तिरस्कार के साथ किया जाता है, वह वर्षों के साथ मिटता नहीं है। नफरत के बिना याद किया जाता है, लेकिन दृढ़ता के साथ। जो वसीयत मैंने छोड़ी थी वह स्पष्ट थी। बाकी जीवन ने व्यवस्थित करने का ध्यान रखा। मैंने मूर्तियां नहीं छोड़ी, मैंने श्रद्धांजलियां नहीं छोड़ी, मैंने संपत्ति नहीं छोड़ी, लेकिन मैंने कुछ ऐसा छोड़ा जो बनाना अधिक कठिन है। एक घर जो शरण था, एक मेज जिस पर हमेशा एक और व्यक्ति के लिए जगह थी, एक उदाहरण जिसे रास्ता दिखाने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं थी। मेरी कहानी पूर्ण नहीं थी। इसमें गलतियां थीं, गलत चुप्पियां थीं, अत्यधिक समर्पण था, लेकिन यह एक मूक कहानी नहीं थी। यह कार्यों के साथ बोली। यह उस ब्रेक के साथ बोली जो मैंने तब लगाया जब वे मुझसे सब कुछ ले जा रहे थे। यह उस नहीं के साथ बोली जो मैंने तब कहा जब वे एक और हाँ की उम्मीद कर रहे थे। यह हर बार बोली जब मैंने बिना इनाम की उम्मीद किए देखभाल की। मृत्यु बिना हिंसा के आई। उसने मुझे तैयार पाया। उसने मुझे सब कुछ व्यवस्थित पाया। डर के लिए जगह नहीं थी, क्योंकि जब आप सच्चाई के साथ जीते हैं, तो अंत डराता नहीं है, बस धीरे से दरवाजा बंद करता है। आज मैं एक याद हूं जो हर अच्छे फैसले में रहती है, जो जूलियन लेता है। हर बार जब वह चुप रहने का विकल्प नहीं चुनता, हर बार जब वह बिना दिखावे के देखभाल करता है, हर बार जब वह निष्कर्ष निकालने के बजाय सुनने के लिए रुकता है। मैं नहीं गई। मैं ठोस जमीन, संदर्ज बन गई, और यही काफी है।